वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। जैसा कि आपको पहले से पता होगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास जो होती है इसमें बहुत सारे प्रश्न और उनके उत्तर आपको लिखित फॉर्म में मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और उनको मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपकी अपनी भाषा में, बहुत ही सरल और सुस्पष्ट भाषा में, देहाती भाषा में हर एक पहलू को समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझ में आएगा और तीव्र गति से भी हम आगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आपकी परीक्षा कल लगी हुई है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा एक या कल या परसों आपकी है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। आपको बता दूं, पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना होता है बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत मैंने समाहित किया है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप ये सोच रहे हैं कि परीक्षा देने जाना है और यही सोच करके आए हैं कि शुक्ला सर जी कुछ बनाए होंगे, कुछ वीडियो देंगे, तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए ही है। जो ये सोच करके आए हैं कि भाई कल परीक्षा है, परसों परीक्षा है और आज हमको वीडियो देखनी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगली बार से आप ये ध्यान रखें कि परीक्षा से पहले नहीं, जैसे आपकी ये थर्ड सेमेस्टर की तैयारी हो जाए, थर्ड सेमेस्टर आप जैसे पेपर दे हो, तुरंत जो है आप फोर्थ सेमेस्टर की वीडियोस बहुत सारी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनको देख लीजिएगा। 2023 वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अवेलेबल है। 2000 क्वेश्चन के मतलब कि 2023 के जो मॉडल पेपर हैं वो भी अवेलेबल है 24 वाले, तो आप उनको देख लीजिएगा 2023 वाले वीडियोस को, बीए फोर्थ सेमेस्टर का, तो उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिलेबस भी सबका पड़ा हुआ है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक नवीन तरीके से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहला प्रश्न है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। बात एक ही है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। लोकतंत्र है क्या, समझे। लोकतंत्र जो होता है उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को ध्यान में रख करके या दृष्टि में रख करके शासन करती है। सिंपल सी बात है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो संसद में जाते हैं। जैसे कि हम लोग क्या चुनते हैं, हम लोग सांसदों को यहाँ से भेजते हैं। सांसद जो होते हैं एक विशेष एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो जा करके हमारी बातों को हमारे सांसद संसद में रखते हैं, ठीक है। अब जो हमारे द्वारा चुने गए सांसद होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो वो लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं, जिनको आप वोट देते हैं, आपके एरिया के जो सांसद हैं वो लोकसभा के में बैठते हैं, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है आपका, आप खुद उनको वोट देते हैं और फिर 5 साल के बाद में अगर वो आपके एरिया के जो सांसद हैं अच्छा काम नहीं करते तो आप उनको गद्दी से हटा सकते हैं। जनता दूसरे सांसद को चुन सकती है, दूसरे प्रतिनिधि को चुन सकती है, दूसरे। अब प्रतिनिधि तो आपके वही होंगे जो पार्टी डिसाइड करेगी, और पार्टी जो होगी 3-4 पार्टी होती हैं, मतलब कि जो भी हो एरिया में 4-5 पार्टी या 3 पार्टी 2 पार्टी, तो उन्हीं में से आप वही पार्टी तय करेगी कौन कैंडिडेट खड़ा होगा भाई फलाने जिला से, तो फिर वो खड़ा होगा, उसी को आपको वोट देना होगा। तो उन्हीं में से आपको चुनना होता है। हालांकि नोटा का भी होता है, अब जैसा आपको उचित समझे आप वोट डाल सकते हैं। वोट डालिए, चाहे नोटा ही डाल दीजिए, लेकिन ये डालना, वोट डालना आपका बहुत परम कर्तव्य होता है। तो जनता जो होती है जब खुद शासन करती है, लोकतंत्र का सीधा मतलब होता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन, वही होता है लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने कहा था इस बात को, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। 1863 ईस्वी में गेटिसबर्ग में उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण में कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, मतलब जनता के लिए शासन होता है, जनता के द्वारा ही किया जाता है और जनता का ही शासन होता है, ठीक है। जनता के द्वारा किया जाता है, जनता का ही शासन होता है और जनता के लिए ही किया जाता है, वो शासन लोकतंत्र कहलाता है। लॉर्ड ब्राइस बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने कहा कि प्रजातंत्र सरकार का वह रूप होता है जिसमें राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित ना होकर के, विशेष वर्ग मतलब कि जैसे किसी वर्ग में किसी विशेष व्यक्तियों में निहित होती है, फिर अनुवांशिकता के हिसाब से वहाँ के राजा बनते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल सिस्टम नहीं होता। केंद्रित ना होकर के संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित रहती है। डायसी कहते हैं कि प्रजातंत्र सरकार का वह रूप होता है जिसमें शासन वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। तो इस तरीके से
ये प्रजातंत्र की परिभाषा कुछ आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस जैसी कोई बात नहीं, तो बहुत आसानी से आप लोगों ने समझा होगा कि लोकतंत्र का हुआ। लोकतंत्र का हुआ भैया, यानी कि जनता जो होती है मन सर्वोपरि होती, जनता का जो डिमांड होती वो सरकार तक पहुंचती। जनता जैसे भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। कौन लोकतंत्र है भारत में? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में का होता है कि जनता बैठा थी, जो कानून मन का है जनता बैठ के जो है 10-15 हज़ार व्यक्ति जितना, मतलब अगर जनसंख्या कम होती है तो वो सब बैठ करके अपना कानून बना लेते हैं। जैसे कि आजकल आप स्विट्जरलैंड देश में आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वहां पर। कैसा है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहां पर है। इसका मतलब क्या होता है? जनता स्वयं शासन करती वहां पर। जनता को अगर कोई कानून अच्छा नहीं लगता तो जनता विरोध करती है और जाकर के जनता फिर से उसी कानून को बदल देती है। तो इस तरीके से लोकतंत्र वो होता है। लेकिन भारत का जो लोकतंत्र है ये अप्रत्यक्ष है, चूंकि भारत में जनसंख्या बहुत बड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत अपना। तो ये लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी, जिसमें जनता जनता स्वतंत्र होती है। जनता प्रत्येक 5 साल पर जो है अपने, अगर राजा उसका या जो जिसको शासक उसने चुना है, जिसको सरकार बनाई जिसकी, अगर वो अच्छा काम करता है तो रखते हैं, नहीं तो फिर से जनता जवाब देती है 5 साल बाद। देखिए, दूसरा प्रश्न है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है? तो जब जनता शासन के कार्यों में स्वयं भाग लेती है तो उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्राचीन यूनान तथा रोम के नगरों में आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रजातंत्र प्रचलित हुआ करते थे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बड़े बड़े देशों में संभव नहीं हो सकते, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं हो पाता। छोटे छोटे देशों में यह लागू किया जाता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटेनो मतलब राज्यों में आज भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित है, और इसीलिए उसे प्रजातंत्र का घर कहते हैं। किसको? स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। किसको? स्विट्जरलैंड देश को। समझ में आ गया? तो वहां पर क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्यक्ष मतलब प्रजातंत्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बताएं। प्रजातंत्र या लोकतंत्र बात एक ही है। इसकी पहली विशेषता यही होती है कि जनता शासन में जो है जनता का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि जनता जो होती है वो प्रतिनिधि रूप से होती है किसी न किसी रूप में, चाहे वो सांसद अपने भेजे चाहे विधायक भेज करके, शासन में जनता की भागीदारी होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जनता के हितों की रक्षा होती है वहां पर। और तीसरी बात, प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि उत्तरदायी मतलब कि जनता जवाब मांगती है किससे? सांसदों से, विधायकों से जवाब मांगती है। जब आप संसद में जा करके और अपने यहाँ की समस्याओं को नहीं बताते तो फिर 5 साल के बाद में आप वोट मांगने के लिए क्षेत्र में उतरेंगे, और जब आप क्षेत्र में आएंगे तो आपसे जनता जवाब मांगेगी, आपसे पूछेगी कि आपने 5 सालों में क्या किया। तो अगर आपने कुछ काम अच्छा किया होगा तो आप जवाब दे पाएंगे, अगर नहीं किया होगा तो आप मुंह मतलब चुराएंगे और भागेंगे। तो जनता जो होती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रतिनिधि जो होते हैं यानी सांसद लोग जो होते हैं, विधायक लोग, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये विशेषताएं होती हैं। अगला है आपका चौथा, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है? तो जनता जब अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है तो उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। जैसे कि प्रतिनिधि मतलब कि इसे हम लोग चुनते हैं। जनता, एक एरिया की 10 लाख जनता है, मान लेते 10 लाख जनता ने मिलकर के किस एक सांसद को चुना। ठीक है, किसको चुना? 10 लाख जनता ने मिलकर के किसी सांसद को चुन लिया। अब वो सांसद क्या होता है? आपका प्रतिनिधि होता है, वो पूरे के पूरे जिले का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए प्रजातंत्र के इसी रूप को फॉलो किया गया है। और आज वर्तमान में जितने भी देश में आप प्रजातंत्र देख रहे हैं, सभी देशों में आपको यही व्यवस्था मिलेगी। प्रतिनिधियों को जनता की निर्वाचित मतलब जनता ही निर्वाचित करती है, मतलब कि जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद विधायक होते हैं, उनको कौन चुनता है? जनता ही चुनती है, और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जो आजकल हर देशों में, तो भारत में दुनिया मतलब भारत में सबसे बड़ा या भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, आगे देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सॉरी, प्रश्न है सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है बताएं। सांप्रदायिकता जो होती है वर्गीय भावना ऐसी होती है जो अपने समूह या वर्ग विशेष के लिए अधिकारों और हितों की रक्षा पर आधारित होती है। पंडित नेहरू ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि सांप्रदायिकता मतलब, एक बार अपने लेख में लिखा था पंडित नेहरू ने
कि सांप्रदायिकता धार्मिक एकता पर आधारित वर्गीय भावना होती है, जिसका वास्तविक उद्देश्य उस वर्ग विशेष के लिए राजनीतिक शक्ति और अधिकारों को प्राप्त करना होता है। वस्तुतः गुट मानसिकता होती है ये, जो स्वयं को किसी धार्मिक संप्रदाय के ऊपर आधारित करती है, लेकिन उसका उद्देश्य राजनीतिक शक्ति एवं संरक्षण प्राप्त करना होता है। यानी कि एक ऐसा धर्म, मतलब कि किसी कोई धर्म का एक गुट या संगठन होता है, किसी धर्म विशेष के लिए काम करता है, और वो क्या करता है, केवल अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शासन और सत्ता में भाग लेने का या शासन सत्ता से कुछ मदद चाहता है, और उससे तमाम प्रकार के उद्देश्य होते हैं उस संगठन के, जो कि शासन से वो चाहता है, और शासन के द्वारा जब प्राप्त कर लेता है तो इस तरीके से क्या होता है कि अपनी भावनाओं को वो तो आगे बढ़ाता है, अपनी भावनाओं का सम्मान करता है, लेकिन उसी के चक्कर में दूसरे धर्म की भावनाओं को क्या करता है, ठेस पहुंचा देता है। तो सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि अपने किसी विशेष वर्ग के हित की भावना लेकर के राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक शक्ति का उपयोग करना, ये सांप्रदायिकता आप कह सकते हैं। सांप्रदायिकता जैसे आजकल आप देख रहे हैं, चाहे वो हिंदुओं की बात करें, चाहे मुसलमानों की बात करें, चाहे अन्य किसी धर्म या जाति विशेष की बात करें, तो सभी लोग क्या करते हैं कि संगठन आप देखते हैं, हर संगठन अपने आप को कट्टर बनाने का, अपने में तमाम प्रकार की चीज़ें आप देख रहे होंगे कि सांप्रदायिकता यही है कि जो जब दो धर्म आपस में लड़ते हैं, दंगे होते हैं, तो उसके पीछे एक जो पृष्ठभूमि होती है वो सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि होती है, सांप्रदायिकता की मानसिकता होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एडमंड वर्क कहते हैं कि राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, ऐसे लोगों का एक समूह होता है। कैसे लोगों का? ऐसे लोगों का समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होते हैं सभी लोग, और साथ में रह करके यानी संयुक्त प्रयासों के द्वारा अपने जनहित को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, या जनहित को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक दल की उपयुक्त परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो सकती है। कहा कि राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो नागरिकों का एक ऐसा संगठन या समुदाय होता है जो कुछ समान विचारों के आधार पर, एक समान विचार होते हैं जिन सभी विचारों, मतलब सभी लोग उसी विचारों को फॉलो करते हैं, उस विचार को आधार बना करके संगठन बनाया जाता है, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है या करने का प्रयास करती है। तो ये होता है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। जैसे सरकार को कौन नियंत्रित कर रहा है इस समय? भाजपा। तो भाजपा क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इस समय क्या कर रही है? सरकार को नियंत्रित करती है, साथ सरकार चलाती है कौन? भाजपा। क्लियर? तो भाजपा क्या है? राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के बनाई गई पार्टी थी, आज वो सरकार चला रही है। क्लियर? ऐसे कांग्रेस, ऐसे हर एक पार्टी आप देखते हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, ठीक है, आरजेडी। आगे देखेंगे, इस प्रकार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का एक निकाय या समुदाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर पूर्णता या आंशिक समता रखते हैं, मतलब कि समता रखते हैं, समानता रखते हैं, तथा सामूहिक प्रयासों के द्वारा शासन के अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से ये होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति कैसे हुई? महारानी या वायसराय द्वारा भारतीयों के लिए कौन कौन सी घोषणाएं की गई, इसको बताएं। 1857 ईस्वी की अगर बात करें तो 1857 ईस्वी में एक स्वतंत्रता संग्राम होता है, आप सभी को पता होगा। जब 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का होता है, और चूंकि उसमें एक नेतृत्व या लीडरशिप की कमी होती है, कोई एक लीडरशिप नहीं होता है, अलग अलग जगहों पर, जैसे तात्या टोपे कानपुर में, झांसी की रानी झांसी से, ठीक है, लक्ष्मीबाई जी, बिहार से कुंवर सिंह जी, ऐसे ऐसे आप देखेंगे अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोग जो थे वो एक प्रकार से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इन सभी को इकट्ठा करना या एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। ऐसे में क्या हुआ कि संग्राम जो ये हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का, ये भी सफल, मतलब किया, सफल हो गया, सफल नहीं हुआ। इस आंदोलन में अंग्रेजों की विजय होती है और भारतीय सैनिकों की पराजय हो जाती है। आंदोलन समाप्त होने के बाद में क्या होता है, क्योंकि इससे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि जो कंपनी 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, अब वह कंपनी भारत को अपने चंगुल में जकड़ रखी थी। यानी अब शासन सत्ता, यानी कि वो आर्थिक मामले को कंट्रोल की पहले, और आर्थिक मामले के बाद में उसने पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मामलों को पूरा हस्तक्षेप कर लिया। राजनीतिक मामलों को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। और जब राजनीतिक मामलों को अपने अधीन कर लेती है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके एक एक राजा को दूसरे से लड़ाती है और एक का सपोर्ट करती है, एक का विरोध करती है। ऐसे में क्या करती है, समस्त पूरे के पूरे राजाओं को जीत करके सबको अपने अधीन बना लेती है। तो अब ब्रिटेन की जो सरकार है, चूंकि वो सरकार नहीं है,
वो कंपनी अभी तक पूरा काम कर रही, कंपनी फायदा कर रही है। अब मौका मिल गया किसको, ब्रिटिश महारानी को। अब महारानी ने क्या किया, कहा कि अब कंपनी से आज का शासन खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद में 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है, 57 क्रांति जब हुई उसके बाद में, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन यानी कि ये महारानी सीधा वहीं से शासन करेंगी, और इस शासन हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया, और जो अधिनियम यही था कि भाई अब महारानी विक्टोरिया शासन करेंगी भारत पर। इस अधिनियम के बन जाने से महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बन जाती हैं, मतलब की शर्मागी बन जाती हैं। और महारानी ने भारतीयों के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं भी करी थी, और जिनके मतलब जिसके उनके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग, उस समय कौन थे वायसराय उस समय, लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने 1 नवंबर 1858 को उसको पढ़ करके सुनाया था, जो उन्होंने घोषणा करी थी। हालांकि घोषणा बस केवल नाम मात्र के लिए करी गई थी, उसका फायदा लोगों को हुआ नहीं, और लोग फिर बाद में विरोध करने लगे 1858 के अधिनियम का भी। पहली बात उसमें बताई गई कि भविष्य में हम युद्ध के द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करेंगे। पहली बात बताई गई 1858 के अधिनियम में कि अब युद्ध नहीं करेंगे और अपनी सीमाओं का विस्तार अब नहीं करेंगे, जहाँ तक हमारा कब्जा है वहीं तक हम जो है रहेंगे। दूसरी बात, जो भारतीय राजा हैं, भारतीय नरेश हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करी जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा, दूसरी बात कही गई। तीसरी बात कही गई 1858 के अधिनियम में कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चौथी बात कही गई कि भारत के लिए कानून बनाते समय यहाँ के रीति रिवाजों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि भारत का रीति रिवाज क्या है, उन रीति रिवाजों को ध्यान में रख करके कोई कानून बनाया जाएगा। ये बात बताई गई महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था 1858 का, जो 1 नवंबर 1858 को पढ़ करके सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। पांचवी बात उसमें यह कही गई कि भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो ये सारी बातें कही गई उसमें, ठीक है। लेकिन कुछ बातें लागू हो पाई, कुछ बातें तब भी नहीं लागू हुई। 1858 ईस्वी के बाद में 1861 का अधिनियम आता है। 1861 का अधिनियम जो आता है, भारतीय सब परिषद अधिनियम, उसमें क्या चीज़ें हुई, तो तुलना करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि 1858 की तुलना 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को क्यों श्रेष्ठ माना जाता है तुलना में, मतलब कि 1858 की तुलना में 1861 का जो अधिनियम है उसको अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को 1858 के अधिनियम की तुलना में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है, इसके कई कारण हैं। जैसे कि पहला कारण ये है कि 1858 का जो मतलब 1861 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को कानून निर्माण के कार्य में भाग लेने के लिए अधिकार प्राप्त हो गया 1861 में, उससे पहले नहीं था। तो पहली बात। दूसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा यानी 1861 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण को त्याग करके विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सत्ता एक लोगों के पास रहेगी, एक लोग मालिक होगा। अब क्या हुआ, जो पहले एक लोग मालिक हुआ करते थे, अब क्या हुआ, सत्ता कई लोगों में बंट जाती है। तो ये क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता का केंद्रीकरण मतलब कि सत्ता एक लोगों के हाथ में चली जाए। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, सत्ता कई लोगों के हाथ में चली जाए। क्लियर? अगला प्रश्न, मतलब अगला पॉइंट ये था कि 1861 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, मतलब 1858 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, सॉरी 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर को मतलब अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला, जिसका प्रभाव 6 माह तक चलता, मतलब कि 6 माह तक रहता था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार यहीं से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, 1861 के अधिनियम से ही। भारत में आज यह अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति कानून बना सकता है। उपर्युक्त कारणों से 1858 की तुलना में 1861 का जो अधिनियम है वो श्रेष्ठ है, अच्छा माना जाता है भारतीयों की दृष्टि से। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं ये पॉइंट। अगला प्रश्न 9वां नंबर, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो भारतीय परिषद अधिनियम जो आया था 1861 में, इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्थापिका मतलब जो कानून को बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है, उसके गठन, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के गठन और उनके अधिकारों में परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और उन्हें कुछ विभागों के कार्य को भी सौंप दिया गया। इसके बाद में कानून बनाने के लिए वायसराय द्वारा परिषद में 6 सदस्य मनोनीत करे गए। इस परिषद के अनुसार इनके सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा करके अब 12 कर दी गई। 1858 में 6 थी, अब वो 12 हो गई 1861 के अधिनियम में। परिषद के आधे सदस्य गैर सरकारी हुआ करते थे और इस परिषद के द्वारा बनाए गए कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही दिया गया।
तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए प्रांतों में भी गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था करी गई, जिसमें 4 से 8 सदस्य हुआ करते थे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था करी गई 1861 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला प्रश्न ये है, 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की संक्षिप्त व्याख्या करें। अब 1861 के बाद में अधिनियम आया 1892 का। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसकी बात की तो भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रख करके, चूंकि भारतीय जनता जब मांग कर रही थी, 1861 का भी विरोध हुआ कुछ दिन बाद में, फिर कुछ मांग डिमांड हुई 1861 अधिनियम के बाद में, तो 1892 के अधिनियम में उन मांगों को पूरा किया गया और जो कमियां रही 1861 में उसको भी दूर किया गया। तो भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रख करके भारतीय शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने के लिए 1892 का अधिनियम पारित किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके अब 12 से 16 कर दी गई, चूंकि 12 करी गई थी कब, 6 पहली थी 1858 में, फिर 12 हुई 1861 में, फिर अब कितनी हो गई, फिर से 4 बढ़ा दी गई, 16 कर दी गई वो। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों परिषदों में इन्हीं मतलब इसी कारण से सदस्यों की संख्या अभी भी निर्वाचित सदस्यों से की जाती है। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। इस प्रकार नाम मात्र के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को शासन संबंधी अधिकार यहाँ पर दिया गया, नाम मात्र के लिए। और 1885 ईस्वी में अपनी स्थापना, चूंकि 1885 का एक समय था, आपको बता दूं 1885 ईस्वी में क्या होता है, 1861 के बाद में लगभग 1885 ईस्वी के आसपास क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने व्योमेश बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और तमाम लोगों के साथ मिलकर के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में बम्बई में पढ़ता है, वहीं पर प्रथम अध्यक्षता होती है WC बनर्जी, व्योमेश बनर्जी की अध्यक्षता होती है, और स्थापना किसने करी थी, A.O. ह्यूम ने करी थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये भी विदेशी था, ब्रिटेन का था, यानी कि ये लगभग आप देखेंगे ये आयरलैंड में शायद यही थे, आयरलैंड के थे A.O. ह्यूम। तो 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का गठन होता है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो जाती है। तो 1885 ईस्वी में अपनी स्थापना से ही कांग्रेस पार्टी सरकार पर दबाव डाल रही थी कि भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए, जिसके चलते 1892 के अधिनियम में भारतीयों को अधिकार मतलब अधिक सुविधाएं दी गई थी। तो ये 1892 का अधिनियम जो था, उसमें मुख्य रूप से जो मांग कर रहा था, वो कौन मांग कर रहा था, वो कर रही थी एक संस्था मांग। वो संस्था कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर। आगे देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी, बताएं। 1861 के अधिनियम में कंपनियों मतलब जो 1861 के अधिनियम में जो कमियां रही हैं, उन कमियों को देखते हुए 31 वर्ष के बाद 1892 में भारतीय शासन पारित किया गया, मतलब भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहली विशेषता इसमें यह रही कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या मतलब सदस्य संख्या में वृद्धि करी गई। इसके अलावा सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में नियम बनाने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। इसके अलावा विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था करी गई, सरकारी, गैर सरकारी और परोक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले गैर सरकारी सदस्य। तो इन 3 प्रकार के सदस्य अब विधान परिषद में शामिल होने लगे। चौथी बात इसमें यह करी गई कि विधान परिषद के अधिकारों में बढ़ोतरी करी गई, वृद्धि करी गई। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया गया, पूर्व की तरह यानी पहले की तरह सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया कि जो सरकारी सदस्य हैं वो अगर बहुमत में है तो फिर क्या होगा, वही मामला जो है फाइनल होगा जब सरकारी सदस्य ही मोहर लगाएंगे। सरकारी सदस्य का अगर बहुमत नहीं है तो कोई भी मामला या कोई भी कानून पास नहीं होगा, ये बात वहाँ पर रखी गई। तो ये था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो मैंने आपको बताई। 1961 के 1892 के बाद में आता है 1909 का अधिनियम। 1909 की अगर बात करें तो 12वां प्रश्न देखेंगे, 1909 के अधिनियम के उत्तरदायी शासन की स्थापना क्यों नहीं हो सकी। तो 1909 ईस्वी के अधिनियम में भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि भारतीय जो भारत मंत्री थे उस समय लॉर्ड मार्ले और वायसराय थे उस समय लॉर्ड मिंटो। इसीलिए इस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम जो 1909 का आया, इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। और इसकी स्थापना की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।
उत्तरदायी शासन की, ठीक है, स्थापना के संदर्भ में। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनेक सुझाव दिए और उन्हीं के सुझाव से सहमत होकर के भारत मंत्री लॉर्ड मार्दे ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में एक बिल प्रस्तुत किया। इस बिल में उन्होंने क्या किया? इस बिल में उन्होंने भारतीयों के लिए कई सुझाव देने की पेशकश की, लेकिन उत्तरदायी मतलब शासन के संदर्भ में लॉर्ड मार्ले ने कहा कि हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है जिससे हम भारतीयों को उत्तरदायी शासन दे सके। ये बात लॉर्ड मार्ले ने कही। इस प्रकार लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो ने उत्तरदायी शासन में अनिच्छा दिखाई और जिसके कारण जो है वह कानून नहीं बन सका। कौन सा कानून? उत्तरदायी शासन की स्थापना की भारतीय लोग भी उसमें शामिल हो। 1909 के अधिनियम में जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था है, स्थापना है, वो नहीं शामिल हो सकी क्योंकि इसमें लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो की करामाती दिमाग था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मुसलमानों के लिए पृथक यानी अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का वर्णन की अगर बात करें तो 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। भारतीय लोग चूंकि भारत में मुस्लिम और जो है हिंदू आबादी आपस में मिलजुल करके काम करती थी, ये चीज़ें अंग्रेजों को बहुत खटकती थी। तो इस पृथक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत क्या हुआ कि उस निर्वाचन क्षेत्र में के मुस्लिम मतदाता किसी मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव करते थे, मुस्लिम को चुनते थे और उनके लिए विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए मुसलमानों के लिए। 1905 ईस्वी में क्या हुआ, जब लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो वायसराय बनकर के भारत आया तो मुसलमानों का एक शिष्टमंडल उनसे मिला। उस शिष्टमंडल ने अपने लिए अलग से निर्वाचन की मांग करी कि हमारे लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करी जाए, चुनाव की व्यवस्था करी जाए। ये मुस्लिम पक्ष कहता है भारतीय, जिससे विधान परिषदों में हमारा भी उचित प्रतिनिधित्व हो सके। 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया और ऐसा भी कहा जाता है कि वायसराय के सामने मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन की मांग अंग्रेजों के उकसावे पर ही की थी। अंग्रेजों ने आकर के भड़काया और भड़काने पर जो है मुसलमान लोग भड़क गए और उन्होंने क्या किया, मांग कर डाली। किसकी मांग करी भई? पृथक निर्वाचन की मांग करी 1905 में और उसको स्वीकार कर लिया गया 1909 के अधिनियम में। अब 1909 के अधिनियम में क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई और इस पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ने हिंदुओं और मुसलमानों को सदा के लिए अलग अलग कर दिया। और अब क्या हुआ, अब लोगों को अब धार्मिक संप्रदायवाद में फंसाने का प्रयास अंग्रेज लोग करने लगे। ठीक है यही सब पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के भाग हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आप देखेंगे 14 नंबर प्रश्न है, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में या अधिनियम की महत्ता पर प्रकाश डालिए। 1919 जो है जो 1909 में जो कमियां रहीं वो कमियां पूरी करने के लिए 1919 में अधिनियम आता है। तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे इसका महत्व बढ़ गया। कौन सी चीज़ें की गई? जैसे कि पहली बात, इस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रारंभ की गई और इसी अधिनियम के द्वारा यानी 1919 के अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में संसदीय शासन प्रारंभ करने का वचन दिया था। तीसरी बात, भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने के लिए अधिक अवसर भी इसी अधिनियम के द्वारा प्राप्त हो गए। इसके अलावा 1919 का जो अधिनियम है इसके द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के लिए तैयार किया और साथ ही उसने मताधिकार की संख्या में वृद्धि करने का वचन दिया। और पांचवी बात, ब्रिटेन का जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता था, ब्रिटिश राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था भी की गई, क्योंकि अभी तक भारतीय कोष से ही सारी चीज़ें व्यवस्था होती थी। भारत मंत्री का जो पेंशन से लेकर के जितना भी खर्चा या सैलरी होती थी तब भारतीय संचित भारतीय निधि से दिया जाता था। अभी बात कर दी गई कि अब इनको ब्रिटेन के राजकोष से पैसा दिया जाएगा जिससे भारत के पर आर्थिक बोझ को टाला जा सके। इसके अलावा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 2 स्थान भारतीयों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। 2 लोग भारतीय होंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, और भारतीयों के लिए कुछ की ऐसी व्यवस्था होने से वे अपने पक्ष को आसानी से सरकार के सामने रख पाएंगे, इसलिए ये चीज़ें करी गई। तो ये था 1919 के अधिनियम की कुछ बातें। अच्छा, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं।
1919 का भारतीय शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों पारित ये की हुआ था, क्यों पारित किया गया इसको? क्योंकि 1909 ईस्वी के सुधार अधिनियम के में क्या हुआ, भारतीय जनता की आशाएं पूरी नहीं हुई। जब 1909 के अधिनियम पारित हो जाने के बाद भी भारतीय जनता खुश नहीं होती है, भारतीय जनता की ओर डिमांड बढ़ती जाती है। हालांकि वही डिमांड नहीं पूरी हुई जो भारतीय जनता ने करी थी। तो शासन संबंधी कार्यों में अधिकारों के लिए भारतीयों द्वारा मांग की जा रही थी लगातार। और इसी समय 1914 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया था विश्व स्तर पर। अब ऐसे में भारत के सैनिकों की भी काम था किसको, इंग्लैंड को। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा करी थी कि यह युद्ध साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। इससे भारतवासियों को यह आशा हुई कि युद्ध के बाद भारत को आज़ादी मिल जाएगी। भारत ने क्या किया, जन और धन दोनों तरीके से मदद करी। भारतीय सैनिक भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए, अंग्रेजों की पूरी सहायता करी। युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने दिए गए आश्वासन को भूल जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप देश में असंतोष बढ़ने लगता है। और 1918 में आपको बता दूं कि 1918 में क्या होता है, युद्ध समाप्त हो जाता है, 1914 में प्रारंभ होता है और 1918 में युद्ध जो है ये द्वितीय मतलब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और जब ये समाप्त हो जाता है तो होता क्या है जानते हैं, तब क्या होता है, तब जनता को ये लगने लगता है कि भाई युद्ध भी समाप्त हो गया, अब जो है आप आज़ाद करो, छोड़ो देश को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो लोग ना तो डिमांड पूरी करते हैं और ना देश को आज़ाद करने की बात करते हैं। ऐसे में असंतोष हो जाती है जनता, एक प्रकार से जनता में विद्रोह की भावना आती है। इस असंतोष को दूर करने के लिए ब्रिटिश शासन के द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को यह घोषणा करी गई कि भारत में अंग्रेजी शासन का लक्ष्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। इसलिए भारतीयों को अधिक से अधिक शासन संबंधी अधिकार प्रदान किए जाएंगे और इसी आधार पर 1919 में भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया था। ये है 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। अगला है 1917 में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा सुधारों के लिए की गई घोषणा का उल्लेख करें। 1909 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम में व्याप्त कमियां तथा 1916 में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार इस बात के लिए मजबूर हो जाती है कि वह भारतीयों को कुछ नए अधिकार देगी अब। इसलिए भारत मंत्री मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा करी कि ब्रिटिश सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, यह है नीति कि भारतीयों या भारतवासियों को शासन के प्रत्येक विभाग में अधिक से अधिक भागीदार बनाया जाएगा और ऐसी संस्थाओं को उत्साहित किया जाएगा जो स्वशासन में के कार्यों में लगी हुई हैं, जिससे भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की नींव रखी जा सके और वह ब्रिटिश सरकार के अंदर रह करके स्वतंत्र रूप से काम कर सके। मॉन्टेस्क्यू की इस घोषणा से क्या हुआ, भारत का कोई भी राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं हुआ, चाहे मुस्लिम लीग की बात करें, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें या अन्य पार्टीज की बात करें। इससे भारत का कोई न्याय इससे भारत को कोई न्याय नहीं मिलने वाला था, क्योंकि अंडर में आखिरकार उन्हीं के काम करना था। स्वराज की बात वो लोग तो कर रहे थे, लेकिन अंडर में भारत उन्हीं के काम करना पड़ता। बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1919 का अधिनियम पारित किया और उस अधिनियम में कई सारी चीज़ें बताई गई जो मैंने आपको शुरुआत में बता दी, इससे पहले वाले प्रश्न में। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा था? तो 1900 या अथवा प्रश्न दूसरा पूछा जा सकता है कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को हमारे संविधान स्रोत क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1935 के अधिनियम से बहुत सारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसको हूबहू यहीं से ले लिया गया है, उठा लिया गया है। लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही शामिल किया गया उसमें, अपने भारतीय संविधान में। तो बताएं, तो भारतीय राजनीति व्यवस्था में 1935 का जो अधिनियम है उसका विशेष महत्व है और इस अधिनियम में अधिकांश जो व्यवस्थाएं हैं भारतीयों के अनुरूप की गई थी। भारतीय लोग जो भारतीय जो चाहते थे उसी अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें बनाई गई थी, नियम कायदे। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को उनके अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही गई। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत की शासन व्यवस्था को एक नई दिशा मिल जाती है, एक नई उमंग मिलती है, एक नया जोश आता है लोगों में। भारतीय संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक भारत का शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा था, ये बात ध्यान रखेंगे। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में 1935 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को स्वीकार कर लिया गया है। 1935 ईस्वी के प्रावधानों को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रावधान भारतीय हित में थे और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में जो कमियां दिखाई दे रही थी उन्हें निकाल दिया गया और शेष बातों को संविधान में
जगह दे दी गई। इसलिए अधिकांश विचारक 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का स्रोत मानते हैं, भारतीय संविधान का आधार मानते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम को। 1935 के बाद में कोई अधिनियम नहीं बना और वही जब तक आज़ादी नहीं मिल गई तब तक चलता रहा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1935 के अधिनियम 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को एक बहुत लंबा अधिनियम क्यों कहा जाता है, या फिर चूंकि इसको लंबा इसलिए कहते हैं चूंकि जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक चलता रहा और इसमें कई सारी चीज़ें अच्छी भी रही। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम को एक बहुत लंबा एवं जटिल अधिनियम माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे पहले बने सभी अधिनियम काफ़ी संकुचित थे, संकीर्ण थे और वे भारतीयों को संतुष्ट करने में सफल नहीं हुए थे। इसलिए लगातार विरोध होते थे, लगातार आंदोलन हुआ करते थे। 1935 के पूर्व बनाए गए सभी भारतीय शासन अधिनियमों में कुछ कमियां रह गई जाती थीं, जिसके कारण से उनका परित्याग कर देना पड़ता था लोगों को और विरोध होता था जम करके। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए 1935 का अधिनियम बनाया गया, जो बहुत लंबा अधिनियम माना जाता है। इस अधिनियम में 451 धाराएं थीं, 15 अनुसूचियां थीं इसमें, तो उसको पारित किया गया। चूंकि ये लंबा था इसलिए चूंकि बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान दिया गया इसमें। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसे श्वेत पत्र का नाम दिया गया था, और श्वेत पत्र प्रकाशित होने के बाद संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई, जिसमें कुछ भारतीयों या भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। इस कमेटी ने श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की और इस रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारतीय 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो पारित किया गया। 1935 के अधिनियम में अधिकांश बातों को शामिल किया गया था, जिसके कारण से अधिनियम लंबा हो गया था और इसी अधिनियम को भारतीय शासन अधिनियम या भारतीय संविधान का आधार बनाया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 को। इसीलिए भारतीय शासन अधिनियम जो है वो जो है 1935 का लंबा था, चूँकि जब उसमें बहुत सारी चीज़ें उससे ली गई, इसीलिए भारतीय संविधान भी बहुत लंबा हो गया है और जटिल हो गया है। बहुत लंबा भारतीय संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान, और इसलिए हो गया चूँकि 1935 को आधार बना करके लिखा गया था। अगला प्रश्न 19 नंबर देखेंगे। अर्धसंघात्मक होते हुए भी भारतीय शासन या भारतीय संविधान को संघात्मक क्यों कहा जाता है? चूंकि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, फिर भी इसको क्या बोला जाता है, फिर भी इसको एक इसको संघात्मक शासन क्यों कहते हैं, बताएं। तो चूंकि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। संघात्मक शासन अपनाए जाने के बाद भी संविधान में एकात्मक शासन के लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि संघ की इकाइयां मनमानी ना कर सकें, उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण बना रहे। ठीक है, जो संघ की इकाई कि क्या, जो राज्य हैं वो अपनी मनमानी ना कर सकें, केंद्र जो है वो पावरफुल है। केंद्र पावरफुल होगा तो राज्य जो होंगे वो भटक नहीं जाए, कि भटकेंगे नहीं, इधर उधर जो है माथापच्ची नहीं करेंगे। ठीक है, और वो सरेंडर रहेंगे, राज्य वाले जो होंगे सरकारें। अर्धसंघात्मक होते हुए भारतीय संविधान को संघात्मक यह लिए कहा जाता है कि पहली बात तो ये कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन कर दिया गया कि भाई किन मुद्दों पर राज्य कानून बनाएगा, किन मुद्दों पर केंद्र कानून बनाएगा और किन पर दोनों लोग बनाएंगे। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, तीनों सूचियों के बारे में पहले से बता दिया गया। दूसरी बात, केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के कि केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं होता ज़्यादा। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्चता भी यहाँ पर मिलती है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों के आधार पर आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक होते हुए भी क्या है, अर्धसंघात्मक होते हुए भी ये संघात्मक शासन है भारतीय संघ। ठीक है, आगे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के क्या कारण है, बताएं। तो सामान्य रूप से अगर देखें तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल यानी कि एक क्षेत्र विशेष के, एक एरिया के जो तमाम प्रकार के संगठन बनते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो क्यों बनते हैं, उनके क्या कारण हैं। सामान्य रूप से राज्य स्तरीय दलों को क्षेत्रीय दल के नाम से ही जाना जाता है। आप देखते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टीज होती हैं। वैसे केंद्र में 2 ही पार्टी आपको दिखती है, एक तो भाजपा और एक कांग्रेस, और उन्हीं दोनों से छोटी छोटी पार्टियां जो है, जो क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ी हुई हैं। तो ये एनडीए जो है वो क्या है, एनडीए में भी और कई सरकारें शामिल हैं। ठीक है,
भाजपा तो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें, लेकिन और भी पार्टी उसमें छोटी मोटी पार्टियां शामिल हैं, जिसमें एनडीए कहा जाता है पूरे के पूरे संगठन को इसको। लेकिन जो आप इंडिया अलायंस है उसमें आप देखते हैं बहुत सारी छोटी छोटी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जैसे कि आप देखते हैं बसपा हो गई, सपा हो गई, तो ये क्षेत्रीय स्तर की हैं, मतलब कि यूपी की हैं ये सब, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार की पार्टी आप देखेंगे, ममता दीदी वाली पार्टी, तो ऐसे ही होता है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। केंद्रीय पार्टी मतलब कि एकदम जैसे भाजपा और कांग्रेस क्या है, दो बड़ी पार्टी जो पूरे देश में है, जो है प्रभावी है। तो भारत में सन 1967 ईस्वी के बाद क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति तेजी से होने लगी। इन दलों ने केंद्रीय राजनीति को प्रभावित किया, जिसके कारण से अब केंद्र में किसी भी दल को बहुमत मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति के मुख्य कारण जो है इसलिए हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि उस क्षेत्र का समुचित आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता था, क्योंकि लोग जान ही नहीं पाते थे। तो जब उस क्षेत्र के जो है पार्टी होगी तो अपने क्षेत्र का विकास करवाएगी। संकीर्ण नेतृत्व पहले होता था। ओके, इसके अलावा क्षेत्र क्षेत्र में लोगों की बढ़ती जागृति, इसके कारण से भी क्षेत्रीय पार्टियों उदय हुआ। केंद्र और राज्य के बीच मध्यम मतलब कि जो बीच में जो विवाद हैं उनके बढ़ने से भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी। इसके अलावा केंद्र में एक दलीय सरकार की निरंकुशता से भी क्षेत्रीय पार्टियों का विकास हुआ। इसके अलावा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। इस कारण से अलग अलग राज्यों में क्या हुआ, अलग अलग पार्टियों का गठन होगा, चूंकि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी की जब भाषा कोई नहीं समझ पाते थे तो कैसे दूसरे राज्य में भी उसी पार्टी को एक्सेप्ट करें। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां इसीलिए हो गई। 21 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट करें। तो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में कई अंतर होते हैं। पहला अंतर यह है कि क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष से अपना संबंध रखते हैं, किसी क्षेत्र विशेष से अपना संबंध रखते हैं और उसी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। जैसे यूपी में सपा सरकार, मायावती की सरकार, समझ रहे हैं। तो ऐसे तो अपने क्षेत्र का विकास यूपी का करेगी, लेकिन जब भाजपा सरकार आती तो अब देखते हैं वो केंद्र में, चूंकि केंद्र में कांग्रेस जो है वो केंद्र में भी होगी और राज्य में भी होगी, तो डबल इंजन बोलते हैं ना, डबल इंजन की सरकार, तो पूरे के पूरे देश का विकास करेगी, ये चीज होती है। तो जबकि राष्ट्रीय दल पूरे देश में अपना संबंध स्थापित करते हैं। दूसरी बात, क्षेत्रीय दल अपना विकास चाहते हैं और वे राष्ट्रहित को गौण मानते हैं, मतलब कि वो अपना विकास चाहते हैं, अपने राज्य के विकास की बात करते हैं, देश के विकास पर ध्यान नहीं दे पाते। जबकि राष्ट्रीय पार्टी जो होती हैं वो संपूर्ण देश का विकास करना चाहते हैं। तीसरा अंतर ये है कि क्षेत्रीय दल के विचार संकीर्ण होते हैं, वे केवल अपने क्षेत्र, अपनी जाति, अपने धर्म का ही हित चाहते हैं। जबकि राजनीतिक पार्टी जो होती मतलब राष्ट्रीय पार्टी जो होती हैं वो संपूर्ण राष्ट्र के हितों को महत्व देती है। चौथी बात है कि क्षेत्रीय दल नेताओं के व्यक्तित्व से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय दल में नेता की अपेक्षा पार्टी का भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेता इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी क्यों मानी जाती, नेता उसमें उतने अच्छे अच्छे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि नेता पहले हुआ करते थे कांग्रेस के बड़े अच्छे अच्छे, और जो नेता आज भी कांग्रेस के हैं वो पीछे हैं। अब देखेंगे कांग्रेस जो है वो पार्टी है बड़ी, इसीलिए उसकी उसमें पार्टी इंपॉर्टेंट है, कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं, नेता इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब बगल भाजपा आप देख लीजिए, उसमें नेता इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी के नाम पर सब वोट देते हैं। किसके नाम पर देते हैं? मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने इतना फिजा बना ली, उनकी लहर होती है, तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? तो उसके लिए कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है, और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले दलों को क्षेत्रीय दल की मान्यता दी जाती है। पहली बात तो ये कि लोकसभा के लिए राज्य से निर्वाचित प्रत्येक 25 सदस्यों या उस संख्या की किसी भिन्न के पीछे कम से कम एक सदस्य निर्वाचन के द्वारा सदन में भेज चुका हो, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी बन जाएगी। या फिर उस राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक 30 सदस्यों के पीछे, मतलब प्रत्येक 30 सदस्य विधानसभा में ये 30 विधायक हैं, तो उनके पीछे कम से कम एक सदस्य यानी एक विधायक जो है, अगर आपकी पार्टी के हैं 30 सदस्यों में से एक विधायक अगर आपके हैं, तो आप जान जाइए कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने के या पॉलिटिकल पार्टी के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दल आपका बन जाएगा। दूसरी बात, राज्य में हुई लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में कुल वैध मतों का
4% मत उससे अवश्य प्राप्त हो। 4 मत मतलब जैसे मान लेते हैं कुल वैध मत कितना है, 100 वोट पूरे मतलब सब जगह पड़ा, कितना वोट पड़ा, 100 वोट मान लेते हैं पूरे के पूरे लोकसभा में वोट पड़ा, मतलब सांसदी के। तो उमन में से आपके पार्टी के जो सांसद हुए या पूरा का पूरा पार्टी इतना 100 वोट में से 4 वोट कम से कम पाए हुए, ठीक है। ऐसे विधानसभा में 100 में से 4 वोट पाए हुए, 100% वोट में से 4% वोट आपका मिला हुआ है, ठीक है। तो जोन पार्टी इस शर्त पूरा करत थी वह का मिल जाता है टिकट, मतलब कि उसको क्या मिल जाता है, दर्जा मिल जाता है क्षेत्रीय पार्टी का। तो उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी दल को निर्वाचन आयोग क्षेत्रीय दल की मान्यता दे देता है। मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का चुनाव चिन्ह भी आरक्षित कर दिया था कि अब वो चुनाव चिन्ह आपका ही होगा, उसको कोई दूसरा पार्टी नहीं ले पाएगी। क्लियर। आगे देखिए, जैसे आप कांग्रेस पार्टी का जो पंजा है, पंजा चिन्ह है, तो उसको कोई नहीं ले पाएगा। भाजपा का फूल है कमल का, तो उसको कोई नहीं ले पाएगा, उसके लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सहयोगी के रूप में केंद्र में बनी संविध सरकार, संविदा की जो सरकार है उस पर प्रकाश डालिए। तो भारत में केंद्र में संविदा सरकारों का युग जो है 1969 में प्रारंभ हुआ, जब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अल्पमत में आ गई। और ऐसे में इंदिरा गांधी ने द्रमुक, वामपंथी और कुछ अन्य छोटे छोटे दलों के साथ सहयोग कर लिया। और मतलब अब तक कांग्रेस के सहयोगी के रूप में बहुत सारी जो है संविदा, यानी कि मतलब संविदा मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि और तमाम पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके सांसदों को, विधायकों को मतलब मिला करके आगे बढ़ा जाए, मतलब कि उनके सांसदों को उनसे मिलजुल करके आगे बढ़ा जाए, ठीक है। जैसे आज इंडिया अलायंस जो है बनी हुई है तमाम क्षेत्रीय दलों का संगठन मिल करके, ठीक है। तो ये होता है। तो ऐसे ही कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बनती थी, पहले संविदा की सरकारें होती थी। पहली बात तो जब पहली बार कब बनी, पहली बार बनी जो है 1969 से 1970 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। दूसरा 1991 से 1994 तक पीबी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में। और मई 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकारें बनी है संविदा की, ठीक है। उपर्युक्त के अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के समर्थन से कई बार संविदा सरकारें बनी, जिसमें कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं भी रहा, जैसे कि 1979 में चौधरी चरण सिंह के पास था। ऐसे ही 1990 से 1991 में चंद्रशेखर के पास, 1996 से 1997 में एचपी देवगौड़ा के पास, 1997 से 1998 में इंद्र कुमार गुलजार मतलब कि गुजराल के पास, यानी कांग्रेस के थे, उनके पास थे सत्ता। तो इस तरीके से क्या होता है कि सत्ता जो होती है वो ऐसी ही बदलती रही, ठीक है। तो इंद्र कुमार गुलजार 1997 से 1998, तो ये सब कांग्रेस के सहयोग से ही प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस ने सहयोग किया, लेकिन बहुमत में इनकी पार्टी थी, तो इसलिए मतलब ये लोग शासन करते रहे। अगला प्रश्न है, भाजपा के नेतृत्व में बनी मिलीजुली सरकार पर प्रकाश डालिए। देखिए, भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व में पहली बार 16 मई 1996 में सरकार बनी भाजपा की, और उससे मतलब मिली जुली कई सारी सरकारों को मिला करके बनी थी। यह सरकार मात्र 13 दिन के बाद ही लोकसभा में गिर गई। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की संख्या लोकसभा में मात्र 161 थी। 1998 में भाजपा दूसरी बार संवित सरकार बनाने में सफल हुई, और इस समय भाजपा गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिद्वंदी आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने क्या किया, भाजपा के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार का समर्थन देने का निश्चय किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में मात्र एक मत से पराजित हो गई, और इसके बाद इन्हीं के नेतृत्व में तीसरी बार सितंबर 1999 में सरकार बनी, जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। तो ये पहली बार था कि भाजपा का कांग्रेस मतलब कि भाजपा से प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी जी। आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। तो भारत में शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, मतलब सत्ता कई हाथों में बटी हुई है, राज्यों में बटी हुई है। यहाँ 3 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक तो केंद्रीय सरकार होती है, एक राज्य सरकारें होती हैं, और एक स्थानीय सरकारें होती हैं। मतलब कि दिल्ली की केंद्रीय सरकार, प्रदेश की राज्य सरकार और क्षेत्र की सरकार, ये 3 सरकारें बटी हैं, और इसी तरीके से सत्ता जो है 3 हाथों में बटी है।
तीनों सरकार को अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तीनों सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इन तीनों सरकारों को बचाने मतलब बनाने का कार्य जनता ही करती है। जनता के द्वारा ये इनकी सरकारें बनती हैं। जनता लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनती है, इसलिए इसे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इसमें शासन की शक्ति निचले स्तर पर अर्थात जनता के पास निहित होती है और जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। संविधान के द्वारा तीनों सरकारों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि आप कौन कौन से कार्य कौन कौन से सरकारें करेंगी, ये सब पहले से फिक्स है। तीनों की आय के स्रोत भी बता दिए गए कि कहाँ कहाँ से आप टैक्स लेंगे, किन किन मुद्दों से केंद्र सरकार पाएगी, किन मुद्दों पर राज्य सरकार टैक्स लेगी, किन मुद्दों पर स्थानीय सरकार टैक्स लेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि सच्चा भारत गाँव में निवास करता है। गाँव और क्षेत्र का जनप्रतिनिधि ही स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकता है, इसलिए स्थानीय सरकार का विशेष महत्व इसमें दिया गया। तो इस तरीके से ये सत्ता का विकेंद्रीकरण या प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण होता है। क्लियर, समझ में आ गया? सत्ता को कई भागों में बांट देना, केवल एक ही लोग शासन न संभाले। जैसे अगर मान लेते हैं मोदी जी अकेले पूरे देश को संभालते तो क्या होता, उसमें दिक्कत होती, कभी इधर कभी उधर। अब क्या है, अलग अलग देश मतलब कि वो प्रदेश बटा हुआ है, अब अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने अपने हिसाब से काम देख रहे हैं अपने अपने राज्यों का। प्रत्येक क्षेत्र पर अपने अपने मतलब क्षेत्रीय सरकारें हैं, वो अपना काम देख रही हैं। ठीक है, अब की स्थानीय सरकारें, अब स्थानीय सरकार में आप देखें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और आपकी होती है आपकी क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। पंचायत विधि अधिनियम 1994 में कहा गया कि राज्य सरकार प्रत्येक स्थिति में 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम सभा मतलब कि एक ग्राम पंचायत का गठन करेगी। मतलब 1000 लोगों पर एक गांव बनता है, ग्राम सभा बनती है, जो जिसका चुनाव होता है प्रधानी का। ठीक है, तो ग्राम पंचायत होती है वो। यदि किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 से कम है तो उसके बगल के गांव को मिला लिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपके गांव में 1000 लोग नहीं रहते हैं तो आपका 2-3-4 गांव मिला करके 1000 लोगों की क्राइटेरिया पूरी करके और उसको एक ग्राम सभा घोषित कर दी जाती है। आप जानते होंगे। तो ग्रामों के इस समूह को पंचायत क्षेत्र कहा जाता है। गाँवों के जो समूह होते हैं उनको पंचायत क्षेत्र कहते हैं। ग्रामों के इस समूह में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ग्राम के नाम पर ही ग्राम पंचायत का नाम रखा जाता है। जैसे कि हमारे गांव में कई छोटे छोटे पुरवे शामिल हैं, लेकिन हमारे गांव का नाम मोहनपुर है। तो अब मोहनपुर जो है क्या होता है, अब मोहनपुर क्या है, संपूर्ण ग्राम सभा मान सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सब आपका ग्राम सभा की बात होती है। समझ रहे हैं ना? ऐसे देखिए आगे समझें। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या होता है, एक प्रधान तथा 9 से 15 सदस्य होते हैं और उनकी व्यवस्था करी गई है। एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या के संबंध में कहा गया है कि किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 होने पर 9 सदस्य होंगे। यदि ग्राम की संख्या 1000 से ज़्यादा हो जाती है तो 2000 मतलब 1000 से ज़्यादा है या 1000 से अधिक है और 2000 से कम है तो 11 सदस्य वहाँ पर होंगे। अगर 2000 से 3000 के बीच में सदस्य मतलब की जनसंख्या हो गई उस गाँव की तो 13 सदस्य जो हैं फाइनली हो जाएंगे। यदि किसी गाँव में पंचायत की जनसंख्या 3000 से भी अधिक है तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। तो इस तरीके से कम 9 सदस्य और अधिक से अधिक 15 सदस्य होंगे। 15 सदस्य कब होंगे, जब जनसंख्या 3000 से ज़्यादा हो जाएगी किसी गांव की। सदस्य होते हैं ये सदस्य लोग जो है वो मतलब पंचायत के चुनाव तो आप लोग सदस्य ही होती है पंचायत में गांव में। तो आप जानते होंगे अगर गांव से होंगे तो पंचायती में मतलब जब गांव प्रधानी का चुनाव होता है उसी में सदस्य ही होता है। सदस्य का कोई महत्व वैसे होता नहीं, लेकिन महत्व होता है बहुत बड़ा। लेकिन गांव वगैरह में प्रधान वैसे जो बन जाते हैं वो सदस्य का कोई मतलब नहीं समझते, वैसे सदस्य का नाम लिख लेते हैं अपने इधर उधर से। ठीक है, वैसे चुनाव होता है, अगर आप चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं और बड़े बड़े अच्छे तरीके से वो आप भाग ले सकते हैं। जब अब पंचायत में लेते हैं ग्राम पंचायत अपने मनमानी काम कर रहा है तो ये सदस्य जो होंगे, अगर मान लेते हैं 9 सदस्य हैं तो उनमें से अगर 6 एक तरफ हो गए या 5 एक तरफ हो गए तो फिर उनको जो कहना है, जो बात कहेंगे प्रधान से, प्रधान को मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन के बारे में कुछ बताएं। 73वें संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा मतलब 1994 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था इसी संशोधन के द्वारा। 73वां नंबर संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में। और ग्राम सभा की मतलब की इसमें बात करिए, ग्राम पंचायतों की बात करिए, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। जिस राजस्व गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक है उसे ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। और एक ग्राम प्रधान मतलब एक प्रधान तथा जनसंख्या के अनुसार 7 से
15 सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई। 1000 से कम गांव की जनसंख्या होने पर उसे समीप के गांव ग्राम पंचायत में जोड़ दिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया ये गांव मतलब कि ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करी गई। ठीक है। ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य में पेयजल, मार्ग निर्माण, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, विद्युतीकरण, लाइट वाला, बिजली मतलब पुलिया का निर्माण, जल प्रबंधन, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, ये सब शामिल किया गया कि ये सब काम ग्राम प्रधान जो होंगे वो करेंगे। ठीक है। ग्राम प्रधान के अंतर्गत ये सब काम रखा गया। तो ये ग्राम पंचायतों के लिए बातें हो गई। 28 नंबर क्वेश्चन से बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बताएं। तो पंचायती राज व्यवस्था की दिशा में विचार करने के लिए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश करी थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था या पंचायत राज संस्थाओं की शुरुआत की जानी चाहिए। समिति का यह कहना था कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। एक तो ग्राम स्तर की व्यवस्था, एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था, खंड स्तर पर ग्राम मतलब कि पंचायत समिति यानी कि क्षेत्र पंचायत की व्यवस्था, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद की व्यवस्था करी जानी चाहिए। आप देखते हैं जो आपके जिला पंचायती के सदस्य होता है जिला पंचायत वाला, तो जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव होता है एक होता है क्षेत्र पंचायत यानी कि बीडीसी का चुनाव जिसमें ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, और एक ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। ठीक है। उसमें ग्राम मतलब प्रधान बनते हैं गाँव के। सामाजिक विकास के कार्यक्रम इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से चलाना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर ये बातें मतलब कि ये कही गई थी 1957 में, और इसको बाद में आकर के ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के रूप में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या की गई है बताएं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 74वें संविधान संशोधन में आप देखते हैं 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। उसमें जो है क्षेत्र मतलब इसमें ग्राम पंचायत, उसमें क्षेत्र मतलब उसमें नगर पंचायत की बात करी गई है। ठीक है। 12वीं अनुसूची में इसके द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया। यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। नए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के निर्वाचन की अनुमति मतलब अनुसूचित निर्वाचन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई। सभी वर्गों के लिए निर्धारित स्थानों में से उस वर्ग की महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए जो स्थान आरक्षित है उसमें से 1/3 स्थान अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया, और इसी प्रकार पिछड़े वर्ग और समान वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक सराहनीय कार्य माना जा रहा है। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए भी व्यवस्था करी गई 73वें संविधान संशोधन में। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियों के बारे में बताएं। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के कई समितियां गठित करी गई थी, जिनमें पहली समिति थी बलवंत राय मेहता समिति 1956 से 1957 में बनी। दूसरी समिति 1800 दूसरी समिति अशोक मेहता समिति 1977 में। क्योंकि बलवंत राय इसके अध्यक्ष है इसके लिए इसीलिए इनके नाम पर रखी गई। ऐसे ही अशोक मेहता समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। ऐसे ही राव समिति के अध्यक्ष 1950 मतलब कि राव समिति बनी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड 1985 में। 1987 में सिंधवी समिति और 1988 में थुंगन समिति का निर्माण किया गया पंचायती राज व्यवस्थाओं को उस पर मतलब चर्चा करने के लिए। ठीक है। तो इन समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, और इनमें से सभी रिपोर्टों को पढ़ने के बाद में फिर क्या किया गया पंचायती राज व्यवस्था और ये लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति में 3 त्रिस्तरीय मॉडल की बात करी गई जो लागू है पंचायती राज व्यवस्था में। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में क्या बात बताई गई। 12वीं अनुसूची के बारे में बताएं फटाफट से। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों का प्रावधान शामिल किया गया। जिस प्रकार से गाँव के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है, उसी प्रकार से शहरों के लिए शहरी निकायों का गठन किया गया है। 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों का गठन, अधिकारों और कार्यों का और
वित्त का उल्लेख किया गया है। पंचायतों की तरह शहरी निकाय का गठन त्रिस्तरीय आधार पर नगर पालिका, अ, नगर पालिका और इसके अलावा नगर पालिका मतलब कि नगर महापालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत, इसकी बात करी गई। महानगरों में महानगरों में क्या किया गया, जो महानगर हैं, बड़े नगर हैं, उन महानगरों में महानगर पालिका की बात करी गई। शहरों के लिए नगर पालिका की बात करी गई और छोटे शहरों के लिए नगर पंचायत की बात करी गई। अब इसका गठन किया जाएगा। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरों या शहरी निकायों के लिए 18 मदों का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से इसे गांव स्तर पर त्रिस्तरीय मॉडल है। ठीक है, गांव के लिए कि भाई एक ग्राम पंचायत होगी, एक क्षेत्र पंचायत होगी और एक जिला पंचायत होगी। ऐसे ही शहरों में एक सबसे बड़ी होगी नगर महापालिका, दूसरी होगी नगर पालिका और तीसरी होगी नगर पंचायत। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शहरी निकायों में महिलाओं को आरक्षण की बात, मतलब कि महिलाओं के आरक्षण पर बात टिप्पणी करिए, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शहरी निकायों में महिलाओं के आरक्षण की बात। शहरी निकायों में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 33% आरक्षण की बात करी गई। शहरी निकाय में अध्यक्ष को लेकर के पार्षद और सभासद में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित करी गई हैं और समान वर्ग के लिए जो स्थान निर्धारित होते हैं उनमें 1/3 स्थान समान वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। सभी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में चक्रानुसार परिवर्तन होता रहता है और कभी चुनाव लड़ने का जो अधिकारी कभी महिलाओं को मिलता है, कभी पुरुषों को। ठीक है, पुरुष वाले भी महिलाएं लड़ सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, लेकिन महिलाओं वाले में पुरुष नहीं लड़ सकते हैं। आप देखते हैं इसीलिए महिलाओं को खड़ा किया जाता है कभी कभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 33 नंबर, प्रादेशिक निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करें। प्रादेशिक निर्वाचन आयोग पर प्रकाश डालिए। तो प्रदेश में प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करी गई है। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रादेशिक निर्वाचन आयोग जो कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन आयोग नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाती है, राज्य की मतदाता सूची तैयार करती है, उसमें संशोधन करती है, बदलाव करती है। तो ये सब इसके कार्य हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार प्राप्त होता है और उसकी सेवा, मतलब कि जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं के बराबर का दर्जा मिलता है राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, उनकी सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, भारत में चुनाव की प्रमुख त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। क्योंकि भारत में चुनाव के समय बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, जाहिर सी बात है। भारत में चुनाव प्रणाली में कई सारी गलतियां हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहली गलती ये है कि राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों एवं स्थानों में काफ़ी अंतर चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है। चुनाव प्रणाली जो है उसमें त्रुटियां हैं। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 19.94% मत प्राप्त करके 41 स्थान प्राप्त किए थे। तो ये पहले की बात है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। राजनीति में अपराधियों की भूमिका बढ़ती जा रही है, हिंसा का प्रयोग भी हो रहा है और जो लोग दबदबा कायम करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगली बात, राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में अंतर को देखते हुए मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिल रही है। इस कारण से क्या होता है, राजनीतिक दल जो होता है उसमें कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कहा जनता में कुछ और बोलते हैं और करते कुछ और है नेता। तो उससे क्या हो जाता है, ये सब कई त्रुटियां। इसके अलावा शासक दल प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर लेते हैं। जो जिसका शासन पहले से है वो हो सकता है चुनावी मामलों में कुछ हस्तक्षेप कर ले, कुछ धांधली हो जाती कभी कभी। ये सब कमियां रह जाती हैं, इनको दूर करने की जरूरत है और दूर भी हो रही हैं लगातार। निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक दलों का दबाव होता है जिससे वे निष्पक्ष कार्य नहीं कर पाते कभी कभी। तो इस तरीके से कई त्रुटियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है।
तो यही सब जो है कमियां हैं जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। अगला प्रश्न 35 नंबर, जातिवाद भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बताएं। जातिवाद तो इस समय लगभग हावी ही है। अब मान करके चलें, वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जातिवाद के नाम पर बहुत सारे वोट लिए जाते हैं। जातिवाद भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार को बहुत प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है इसको समझते हैं। भारत में चुनाव अभियान को जातिवाद के रूप में देखा जाने लगा है। प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्रायः उकसाया जाता है, ताकि संबंधित प्रत्याशी को अपनी जाति के मतदाताओं का पूरा समर्थन मिल सके। और आजकल तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, कोई व्यक्ति आकर के कुछ भी बोल जाएगा। अब जब आप किसी जाति के बारे में बोलेंगे, किसी जाति के बारे में आप बुरा भला बोलेंगे, तो आपकी जाति वाले आपके साथ हो जाएंगे। जैसे अभी जो है सपा के एक नेता थे, बहुत ज़्यादा आकर के बोल दे रहे थे, तो उससे क्या होता है, उनकी जाति के लोग उनका सपोर्ट करेंगे, और जो दूसरी जाति के लोग हैं उससे विद्रोह करेंगे। दूसरी पार्टी को उसका फायदा होगा, और उनकी पार्टी को भी क्या फायदा होगा कि उसके जो उनके जो मतलब कि जो नेता जिन्हें बोला, उनकी जाति के सारे लोग क्या हो जाएंगे, उनकी तरफ हो जाएंगे। और ऐसे क्या होगा कि और दूसरे नेता दूसरे जाति के हो जाएंगे। एक पार्टी में कई धर्म, मतलब कि एक पार्टी में कई धर्म के और कई जाति के नेता होते हैं। तो अलग अलग नेता क्या होते हैं, अपनी अपनी जातियों को इकट्ठा करते हैं और वोट बैंक मजबूत करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि चुनाव में उम्मीदवारों का चयन भी जाति के आधार पर होता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति के अधिक मतदाता होते हैं, प्रायः उस जाति से उम्मीदवार बनाए जाने का प्रयास किया जाता है कि भाई वहाँ पर उस जाति का वोट ज़्यादा, तो वहाँ पर उसी जाति का लोग कोई खड़िया दो। ठीक है, चुनाव में विभिन्न जातियों के नेताओं का चुनावी अभियान जो है अपनी जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए ही होता है। देश के मतदाताओं के द्वारा भी अपने मतों का प्रयोग करते समय जातिवाद की भावना दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं चरण सिंह और उनके पुत्र अजीत सिंह की सफलता जाट मतदाताओं पर निर्भर है। वहीं मुलायम सिंह यादव जी की आप देखते हैं, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, तो मुलायम सिंह यादव की सफलता यादव जाति पर पूरा डिपेंड थी। ठीक है, ऐसे अभी इस समय तो उनके पुत्र अखिलेश यादव, अब आप देख रहे हैं राम मंदिर को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से क्या किया, हालांकि वो राजनीतिक मसला है, आए ना आए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो बैकवर्ड जाति हैं, ओबीसी पिछड़ी इन जातियों का वोट मजबूत करने के लिए उनके नेताजी हमेशा बोलते ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। राजनीति जो होती है वो सांप्रदायिक, जो हिंसा जो होती है, सांप्रदायिकता, जातिवाद, ये सब प्रायः राजनीति से ही उत्पन्न होते, राजनीति के उकसावे पर ही आते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सब जातिवाद जो है भारतीय राजनीति में इस समय हावी है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, क्षेत्रीयतावाद के क्या दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। क्षेत्रीयतावाद का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष को, जैसे जिस क्षेत्र के हम हैं, हम उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर हों, उसमें अपने देश को भूल जाएं और केवल क्षेत्रवाद की भावना को लेकर के हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरे क्षेत्र को नुकसान पहुंचा दें, ये भी क्षेत्रवाद की भावना में हो जाता है। क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बात, राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। स्वार्थी नेतृत्व और संगठनों का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। भाषा की समस्या का एक प्रकार से अधिक जटिल हो जाना, यानी भाषा भी, चूंकि भाषा एक फैक्टर होती है, राष्ट्रीय एकता को चुनौती भी मिलने लगती है क्षेत्रीयवाद से। ठीक है, कई प्रकार की जो है समस्याएं या दुष्परिणाम होते हैं इसके। जातिगत भावनाओं को भड़काने की प्रवृत्ति भी आप देखते हैं क्षेत्रीयतावाद से ही बढ़ती है। धार्मिक भावनाओं एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा भी यही से मिलता है। तो ये क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम है। 37 नंबर प्रश्न, क्षेत्रीयतावाद को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीयता कोई अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय एकता को कायम करने के लिए क्षेत्रीयता को रोकना होता है, क्योंकि क्षेत्रीय धारणा जब तक आ जाएगी, देखिए आप हिंदी साहित्य में एक काल पढ़ते हैं, आदिकाल। आदिकाल में कोई अपने अपने राज्य की प्रशंसा लोग करते थे, और आप देखिएगा जो कि विदेशी आक्रांता भारत पर कब्जा करने के लिए आए, वो क्यों सफल हुआ, कभी आपने सोचा? क्योंकि यहाँ के लोग जो है आपस में लड़ते थे,
उनमें एकता नहीं थी यहाँ के लोगों में। तो इस तरीके से फूट डालो राज करो की नीति आप देखते हैं यहाँ पर हमेशा सफल रही है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रवाद की भावना हमेशा रही, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाओ। छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, राष्ट्रवाद की भावना हमको आगे मतलब कि ला करके आगे बढ़ना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो इन पर रोक लगाने के लिए कई सारे सुझाव हम दे सकते हैं, जैसे कि पहला सुझाव आप याद रख सकते हैं कि केंद्रीय सरकार की नीति इस प्रकार बनाई जाए जिसमें सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाए। जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था करी जाए ताकि वो दूसरे क्षेत्र की तुलना में बराबर हो सके। देश के सभी क्षेत्रों को आर्थिक सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए। तीसरी बात, भाषा संबंधी विवाद का हल शीघ्र किया जाना चाहिए। इस संबंध में सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देश के किसी क्षेत्र में किसी भाषा को जबरदस्ती ना लादा जाए कि भाई अब कन्नड़ का कोई व्यक्ति तो उस पर हिंदी जा करके थोप दो कि हिंदी आपको पढ़ना है, नहीं। तमिल वालों को आप कन्नड़ पढ़ा दो, ऐसा नहीं। उसकी मन कहेगा तो कन्नड़ पढ़े, भोजपुरी पढ़े, जो मन कहे उसका वो पढ़े, लेकिन उसको जबरदस्ती आप नहीं ला सकते हैं। किसी पर यह भी प्रेशर ना करें कि आप अंग्रेजी में ही चीज़ें करें। आजकल तो यही है कि भाई अगर आप अंग्रेजी बोल लेते हो तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, तो कोई अंग्रेजी बोलने से ब्रिलियंट कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। अंग्रेजी तो एक भाषा है, विचारों का माध्यम है, चाहे आप किसी तरीके से कर दें। ठीक है। तो भाषा भाषा होती है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी है यार, कोई किसी भाषा में बोले आप तुरंत बदल लो। तमाम मशीन या तमाम एप्लीकेशन है जो कि हर एक भाषा को बदल देती है। अगला पॉइंट है, प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के साथ साथ समान बर्ताव किया जाए। इससे क्या होगा, क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा, क्षेत्रीयतावाद को कम किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। हर क्षेत्र से सांसद विधायक चुने जाए और जाए वहाँ पर, और सभी लोगों को बोलने का हक दिया जाए, दर्जा दिया जाए। सातवीं बात, जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक संभव हो सके क्या किया जाए, जहाँ तक संभव हो सके जहाँ तक संभव या व्यवहारिक हो, सभी क्षेत्रों, भाषाओं और जातियों की आकांक्षाओं की पूर्ति करी जाए। जो मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग भाषाई लोग, अलग अलग जातियों की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, उनको पूरा किया जाए, और ये ध्यान में रख करके पूरा किया जाए कि उससे किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक जाति का फायदा करने के चक्कर में किसी दूसरी जाति का नुकसान हो जाए। तो ऐसे भी फायदे नहीं करने चाहिए। फायदा वो करना चाहिए, या मुद्दा उस मुद्दे को हल करना चाहिए जिससे सभी का फायदा हो। ठीक है। इसके अलावा भारतीय संघ की जो संकीर्ण भावनाएं हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। तो ये कई प्रकार के क्या हैं, काम है जो कि अगर हम करें तो क्षेत्रीयतावाद के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, और हमारा देश राष्ट्रीयता के सूत्र में बन सकता है और आगे बढ़ सकता है। आगे देखेंगे, 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में मतदान व्यवहार को कौन कौन से तत्व निर्धारित कर रहे हैं। तो मतदान व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मतदाता जो होते हैं, वोट डालने वाले जो लोग होते हैं, कुछ बातों से प्रभावित होकर के वोट डाल आते हैं। जिन तत्वों से प्रभावित होकर के मतदाता वोट डालते हैं, वो कुछ तत्व इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला वोट तो कुछ राष्ट्रीय भावना से जुड़ करके लोग डाल देते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय भावना मतलब कि अगर कोई सरकार है, वो भारत के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है और देश को आगे बढ़ाती है, हमेशा देश का इज्जत सम्मान करवाती है पूरे संसार में, तो उसके नाम पर बहुत सारे वोट दे देते हैं लोग। ठीक है। जैसे भाजपा को बहुत सारे वोट राष्ट्रीय भावना को लेकर के मिलती हैं। दूसरी बात, धार्मिक मुद्दे को लेकर के बहुत सारे वोट मिल जाते हैं, धार्मिक मुद्दों को उकसा दिया जाता है, और फिर धर्म के लोग जो होते हैं, किसी धर्म की बखान कर दो, किसी धर्म के बारे में बोल दो अच्छा खासा, तो उस धर्म के वोट जो है उस राजनीतिक पार्टी को मिल जाते हैं। ऐसे जातिगत भावना से वोट मिलते हैं, क्षेत्रीयता की भावना से, कुशल नेतृत्व और व्यक्तित्व के वजह से वोट लोग देते हैं। भाई भतीजावाद, कभी कभी क्या होता है कि भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं, भाई भतीजावाद है, तभी हमारे पटीदार हैं, ऐसे तमाम लोग सोच करके वोट डाल देते हैं। क्षेत्र का विकास अगर आपके हुआ तो आप जिसने विकास किया उसको वोट देंगे। जनहित में कार्य करने की भावना किस नेता की कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वोट देते हैं। तो ये सब वोट डालने के कई आधार हैं जिनको आप ध्यान में रख करके तब वोट डालते हैं। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, क्या भारत में धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हो रहा है। उन दलों का नाम बताइए जो धार्मिक आधार पर गठित हुए हैं। देखिए, भारत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण हो रहा है आजकल। राजनीति में उनकी हिस्सेदारी भी धार्मिक हो रही है। जैसे शिवसेना, जनसंघ, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, हिंदू महासभा
अकाली दल, ये तमाम प्रकार के जो है जो चीज़ें बनाई अकाली दल, इन सभी का गठन जो है धार्मिक आधार पर हुआ था। जनसंघ जो है ये पहले जो है जनसंघ के नाम से, जो आजकल भाजपा पार्टी है अपनी, वो जनसंघ के नाम से पहले हुआ करती थी। उसकी विचारधारा भी हिंदुओं के प्रति रही है, जबकि शिवसेना हिंदू की कट्टर समर्थक पार्टी है। मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस मुसलमानों की, अकाली दल सिखों की धार्मिक भावनाओं को उजागर करती है। शिवसेना और विश्व हिंदी परिषद में केवल हिंदू को ही शामिल किया गया, जबकि मुस्लिम लीग और मुस्लिम मजलिस में मुसलमान को, अकाली दल में सिख शामिल है। शिवसेना का प्रभाव महाराष्ट्र में आप देखेंगे, मुस्लिम लीग का प्रभाव केरल में, अकाली दल का प्रभाव आपको मिलेगा पंजाब में। ऐसे भाजपा की विचारधारा तो वैसे हिंदुओं के प्रति अवश्य है, लेकिन उसमें सभी लोग धर्मों के लोग शामिल हैं। आप देखेंगे, आपको लगता होगा बहुत सारे लोगों की भाजपा केवल हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन भाजपा जो है वो ना केवल हिंदुओं की पार्टी बल्कि मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबकी पार्टी है। आप देखेंगे बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे मंत्री मुसलमान भी हैं, बहुत सारे सांसद भाजपा से मुसलमान भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल भाजपा मुसलमान मतलब हिंदुओं की पार्टी है। भाजपा हर एक जो है धर्म की, हर एक जाति की पार्टी है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक जाति के लोग हैं। ऐसे ही हर एक जाति कांग्रेस है, उसमें भी हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग जो है शामिल हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में धार्मिक भावनाओं को भड़का करके राजनीति किस प्रकार की जा रही है। देखिए, तो भारत में धार्मिक भावनाएं भड़का करके राजनीति की जा रही है। यद्यपि इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया भारत को, यहाँ पर धर्म का सहारा लेकर के चुनावी राजनीति का माहौल बनाया जाता है। कभी अयोध्या के नाम पर वोट लिए जाते हैं। आप देखते हैं अयोध्या राम मंदिर पर बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, और फाइनली अब 22 तारीख को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो उनके नाम पर भी बहुत सारे वोट मिले हैं। तो कभी काशी, कभी मथुरा का नारा दिया जाता है। यदि भारत में धर्म के आधार पर आतंकवाद फैल रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल उसी के आधार पर राजनीति करने लगते हैं। वाशिंगटन और लंदन में जब आतंकवादी घटनाएं हुई, तो उनके विरुद्ध संपूर्ण राष्ट्र, सभी राजनीतिक दल वहां इकट्ठा हो जाते हैं। जबकि भारत में जब 5 जुलाई 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 5 आतंकवादियों के द्वारा हमले किए गए, तो जवाब में सुरक्षा बलों के द्वारा की गई कार्रवाई में सभी आतंकवादी मारे गए। भाजपा ने उस राजनीति मतलब उस पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी। जो राजनीति भाजपा तब कर रही थी, आज वही राजनीति कांग्रेस कर रही है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप कोई भी काम करेंगे, अगर सत्ताधारी दल होगा तो उससे विपक्ष जवाब मांगेगा, और उस समय विपक्ष पार्टी कौन थी? भाजपा थी। तो विपक्ष का जवाब मांगना तो एकदम से तय होता है हर एक सिचुएशन में। भाजपा के शासनकाल में संसद पर आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर विस्फोट किया गया। गुजरात में अक्षरधाम मंदिर में प्रवेश किया। इसीलिए भाजपा को आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसा लेखक का विचार है। हम कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर की जा रही राजनीति राष्ट्र की एकता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। जैसे चाहे कांग्रेस की बात की जाए, अभी जब ये मोदी जी की पार्टी के द्वारा, मतलब मोदी जी की जो मतलब सरकार ही थी, उस सरकार में आप देखते हैं जो अभिनंदन की बात करें या अन्य तमाम प्रकार की एयर स्ट्राइक हुई है मोदी जी के शासनकाल में, तो उस पर भी कांग्रेस जवाब मांग रही थी। तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टी को जवाब नहीं मांगना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आए तो ना भाजपा को ना कांग्रेस को, किसी भी पार्टी को एक दूसरे पर आक्षेप ना लगा करके क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि भाई साथ देना चाहिए उस समय। क्योंकि जब घर में क्या होता है, घर में ही लोग जो है जब टीका टिप्पणी करने लगते तो विदेशी लोग तो उसका फायदा उठा ही लेंगे। तो इसलिए जैसे अमेरिका में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे भारत में इकट्ठा होने की जरूरत होती है, पार्टियों को एकजुट हो जाने की। जब बाहरी मामला आए तो हम सब एक हैं, अगर आंतरिक मामला तो आप लड़ो भिड़ो, मतलब कि तर्क दो, खंडन करो, तर्क उठाओ, शब्द मतलब कि तमाम प्रकार की बात मतलब प्रश्न उठाओ। ठीक है, चर्चा पर चर्चा हो, डिबेट हो। क्लियर। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, क्या धर्म के आधार पर राजनीति राष्ट्र की एकता में बाधक होती है? बिल्कुल बाधक होती है। यदि किसी राज्य में धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है तो वह राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हो चुका है। पाकिस्तान भारत जो बटा है धर्म के आधार पर ही बटा है, और आज तक इसको लोग भुला नहीं पाए हैं धर्म की, राष्ट्र की। और आज भी आप देखते हैं कहीं ना कहीं पे मन में थोड़ा सा वो रहता है। ठीक है, मुस्लिम और हिंदुओं में यही भावना जो है कि भाई जो है धर्म के आधार पर ही देश बटा था, तो कहीं ना कहीं पे एक भावना रहती है लोगों के मन में, एक ईर्ष्या जलन की भावना रहती है लोगों के मन में, लेकिन बिल्कुल रखनी नहीं चाहिए, भाईचारा का भाव रखना चाहिए। धर्म राष्ट्र की एकता में बाधा जरूर उत्पन्न करता है, लेकिन अगर उसको
सही वे में यूज किया जाए तो नहीं उत्पन्न कर सकता है। पहली बात तो ये कि धार्मिक भावनाएं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं, जिससे दंगों को बढ़ावा मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, सांप्रदायिकता के कारण से आर्थिक हानि होती है, कभी कभी दंगे के कारण से दुकानें लूटी ली जाती हैं और दुकानों में आग लगा दी जाती है, तमाम प्रकार की जनधन हानि होती है। तीसरी बात, सभी धर्मों के अनुयायी केवल अपना और अपने धर्म का हित सर्वोपरि मानते हैं, अपने धर्म को सबसे बड़ा बताते हैं, अपने ही धर्म की चीज़ों को आगे फैलाते हैं, अपने धर्म को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार खूब करते हैं, दूसरे धर्म का उसमें बुराई बताते हैं। तो ये गलत बात है। धार्मिक भावनाएं राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती हैं, ठीक है। धार्मिक भावनाएं उजागर करने के कारण से आज भाजपा का समर्थन करने के लिए साम्यवादी दल तैयार नहीं है। ऐसे कई सारी चीज़ें, ये तो विदेशी आंकड़ा है, विदेशी डाटा, जिसके मतलब कि पुराना डाटा है जिसमें साम्यवादी दल की बात हो रही है। हालांकि छोड़ दीजिए इसको, ये पॉइंट जो है थोड़ा सा हटा दीजिए, क्योंकि ये वर्तमान की पॉइंट नहीं है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत एक बहुधर्मी राज्य है, कई धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं भारत में, सभी धर्मों के लोग केवल अपना ही चाहते हैं, जो राष्ट्रीय हित के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हर धर्म का लोग चाहता है कि हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारे भगवान की पूजा सभी लोग करें, ऐसा लोग चाहते हैं। लेकिन भगवान तो सब एक ही है ना, आप पूजा जिसकी कर रहे हैं, जिसने जो भगवान ने हम सबको बनाया है, उसी भगवान की पूजा अलग अलग मेथड से सभी लोग कर रहे हैं। तो इस नाम पर, धर्म के नाम पर अगर कोई लड़ रहा है तो बहुत ही बेवकूफ़ होगा जो धर्म के नाम पर लड़ाई करेगा। धर्म के नाम पर बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप धर्म पर लड़ेंगे कि आप जो है अल्लाह को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप ईसा मसीह को मानते हैं, आप बुद्ध को मानते हैं, आप जैन को मानते हैं, इस आधार पर हम आपको मारें, आपसे झगड़ा करें, तो ये मूर्खता ही है। चूँकि महात्मा बुद्ध, अल्लाह, ईसा, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं पे उसी परम सत्ता की बात करते हैं, जिस परम सत्ता की बात आप सभी लोग करते हैं। मतलब कि हर एक धर्म में वही, ठीक है, मोक्ष और इसी की बात होती है। तो जब धर्म के आधार पर राजनीति होती है तो विश्व समुदाय उसकी आलोचना करता है। धर्म के नाम पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके लिए अगर राजनीति धर्म के नाम पर होती है तो राजनीति और धर्म जो होता है, धर्म को नाहक में बदनाम होता है। राजनीति जो होती है वो धर्म को उकसाती है आकर के, धार्मिक भावनाएं। 52 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में धर्मनिरपेक्षता पर विचार विमर्श क्यों हो, मतलब क्यों आवश्यक हो गया है? इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। उससे पहले भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, इसके तहत बताया गया, और किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव भारत नहीं करेगा। लेकिन आज यह काफ़ी विचार विमर्श का विषय बना हुआ है। इस समय धर्म परिवर्तन भी हो रहा है तमाम सारा। हिंदू धर्म की निम्न जातियाँ विशेष रूप से धर्म परिवर्तन खूब ज़्यादा कर रही हैं। उन्हें विभिन्न प्रलोभन दिए जा रहे हैं। हिंदू धर्म की जो छोटी जातियाँ हैं, जिनके पास पैसे नहीं, उनको पैसा दे करके बहुत सारे लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। बहुत सारी संस्थाएं चलाई जाती हैं ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। हिंदू धर्म के जो छोटे जाति के लोग हैं उनको बौद्ध धर्म बना दिया, मतलब कि बौद्ध धर्म में, वैसे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है, भाग है। तो उनको अलग अलग धर्म, अलग अलग मत, अलग अलग संप्रदाय में उनको पैसा दे करके, रुपया दे करके, प्रलोभन दे करके उनको मनाया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में देखा गया है कि जबरदस्ती और धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसीलिए यदि बहुसंख्यक हिंदू वाले राज्य में उनके साथ अन्याय हो रहा है तो यह दुखद प्रसंग है कि भाई हिंदू यहाँ पर एक तो सबसे मतलब बहुसंख्यक मात्रा में है, और हिंदुओं का ही धर्म परिवर्तन लगातार बढ़ाया जा रहा है। हिंदू ही लोग एक प्रकार से कन्वर्ट किए जा रहे हैं दूसरे धर्म में। तो इस पर विचार विमर्श किए जाने की आवश्यकता आज है, और सरकार को इस पर एक कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस ज़रूरत है वर्तमान समय धर्मनिरपेक्षता पर विचार विमर्श की, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का पालन जो है जो बहुसंख्यक आबादी वो तो कर रही है, लेकिन जो अल्पसंख्यक आबादी है वो अपने को बढ़ाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, वो दूसरे को कन्वर्ट करने में लगे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपस में जो है वैमनस्यता फैलती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अगर चाह रहा है कि वो हिंदू धर्म को अपनाएगा, आप हिंदू धर्म की पूजा करें। कोई चाह रहा है कि भाई मैं मुस्लिम धर्म अपनाऊंगा, जाओ भाई मुस्लिम धर्म की पूजा करो, ठीक है। तो इस तरीके से किसी पर कोई पाबंदी आप ना रखें, लेकिन ऐसी भी जबरदस्ती या प्रलोभन से आप अपने धर्म को ना त्यागें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चाहे कोई भी धर्म से आप हों। अगला प्रश्न, स्त्री पुरुष के अधिकारों को लेकर के क्या अंतर किया गया है, बताएं। समान रूप से यह देखा या कहा जाता है कि स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं है। नर नारी एक समान के नारे लगते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक मैं खुद की बात बताऊं, जब मैं पूजा पाठ करवाता हूं तो मैं भी नारा लगवाता हूं, नर नारी एक समान, ठीक है। तो नर नारी एक समान का नारा लगता है और आप देखते हैं हर जगह लगता है।
दोनों को समान अधिकार भी दिया गया है, लेकिन दोनों के अधिकारों में काफ़ी अंतर भी आपको दिखेगा। जैसे इससे आप नकार नहीं सकते कि नर और नारी एक समान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं, कई राजनीति में भी कई अंतर आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो बचपन में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक कार्य लिया जाता है। लड़कों को ज़्यादा घर का काम करना पड़ता है, लड़कियों को अपेक्षाकृत कम काम करना पड़ता है। दूसरी बात, बालकों को अपनी इच्छा के अनुसार वर चुनने का अधिकार है। मतलब बालिकाओं को अपनी इच्छा के अनुसार वर चुनने का अधिकार है, लड़कों को मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मतलब कि लड़की चुनने का अधिकार है, उसको वर्ण करने का अधिकार है, जबकि लड़कियों को सीमित मात्रा में यह अधिकार प्राप्त है। लड़कियों का के माता पिता जिसके साथ शादी तय करते हैं उसी के साथ फिक्स हो जाती है। हालांकि अब देखी दिखाई तो शुरू हो गई है, लेकिन लड़कियां अधिकतर रिजेक्ट नहीं करती लड़कों को, लड़के रिजेक्ट करते हैं लड़कियों को। क्यों करते हैं? क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो सोचती माता पिता का बदनामी होगी, और अगर मैं जो है नकार दूंगा तो फिर क्या होगा कि भाई बाद में क्या होता है कि माता पिता परेशान रहते हैं वैसे लड़कियों को लेकर के। तो ऐसे में क्या होती है, लड़कियां इमोशनल होकर के शादी के लिए हाँ बोल देती हैं। तो ये अंतर आपको दिखता है। तीसरा अंतर ये कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम सुविधा मिलती है। लड़कियों को उनके माता पिता बाहर भेजने में अभी भी हिचकते हैं, गांव के लोग। हालांकि शहरों में लड़कियां पढ़ती हैं खूब, और गांव की लड़कियां भी बहुत सारी, जो पढ़ा लिखा समुदाय है वो अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें गांव के कुछ लोग हैं, मतलब कि गांव में क्या होता है कि जो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं तो अपनी लड़की को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। कम उम्र में या 18 साल जैसे पूरा हुआ, 19 साल की, तुरंत इंटर पास हुए तब तक शादी, इंटर या बीए करते करते शादी करवा देते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप देखते हैं। इसके अलावा पिता की अचल संपत्ति पर पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक अधिकार है। आप देखते हैं पुत्री को कोई खेत अगर 10 बीघा एक पिता की है, तो अगर 2 लड़के हैं तो 5-5 बीघा दोनों लड़कों में बढ़ जाएगा, लेकिन इस मतलब जो कन्या होगी, बिटिया होगी, उसको नहीं मिलेगा। उसकी शादी हो जाएगी और जो जिससे शादी होगी उसको खेत मिला रहेगा। ये पांचवा कि रोजगार में महिलाओं के साथ साथ भेदभाव इसलिए क्या होता है कि महिलाओं को कम तनख्वाह मिलती है और पुरुषों को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। आप देखिएगा बॉलीवुड जो कि समानता और बंधुत्व की बात करता है, समानता और स्वतंत्रता की बात खूब करता है बॉलीवुड। बॉलीवुड में अगर एक हीरो की सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो हीरो को कितना काम मिलता है? हीरो को ज़्यादा काम, वैसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन हीरो को ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, हीरोइन को कम मिलता है। एक फिल्म की शूटिंग के लिए हीरोइन को कम पैसा मिलता है और हीरो को ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा हीरो को मिलता है। हीरो को करोड़ों में मिलते हैं और हीरोइन को लाखों में मिलते हैं। 5-5 10-10 लाख पर हीरोइनें काम करती हैं बॉलीवुड में, जो नई नई हीरोइनें जाती हैं। तो इस तरीके से इसके अलावा राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक वरीयता दी जाती है। तो ये कई मतलब अंतर आज भी आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि समानता की बात हम लोग करते जरूर हैं, लेकिन महिलाओं को आज भी हम उतना अधिकार नहीं दे पाए हैं जितना हमको देना चाहिए। अगला प्रश्न है महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। भारत में स्त्री पुरुष में समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है और पहले महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन समय के अनुसार आज महिलाओं ने पुरुषों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। शिक्षा में हो या चिकित्सा की बात करें या समाज सेवा की बात करें, या फिर हम देश की भावना मतलब कि देश भक्ति की बात करें, राजनीति की बात करें, प्रशासन में महिलाओं की बात करें तो काफ़ी आगे हैं आज महिलाएं। पुरुषों में शिक्षा का स्तर गिरा है और महिलाओं में शिक्षा का स्तर काफ़ी जो है ऊंचा हुआ है, यानी काफ़ी सुधार हुआ महिलाओं की शिक्षा में। यदि एक नारी शिक्षित हो जाती है तो आगे आने वाला जो समाज होता है स्वतः शिक्षित हो जाता है, क्योंकि जो नारी होती है, जो माता होती है, वो पहली शिक्षिका होती है। अगर माता पढ़ी लिखी तो अपने, अगर उसके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, तो उन सभी बच्चों को पढ़ा देगी। चाहे छोटा बड़ा पढ़ाए, ABCD पढ़ाए, कुछ पढ़ा करके उसको बड़ा करेगी। ठीक है। मतलब घर पे माता अगर होगी तो माता चूंकि घर के काम में बिजी रहती है तो बच्चों को जरूर पढ़ाएगी। ठीक है। तो देश में सुरक्षा संस्थाओं से लेकर के हवाई जहाज तक उड़ाने का काम आज महिलाएं कर रही हैं। गृह कार्य या गृहिणी से लेकर के राष्ट्रपति तक की जिम्मेदारी महिलाएं निभाने लगी हैं। अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है आप सभी लोग जानते हैं। महिलाएं कभी राजनीति से कभी काफ़ी दूर हुआ करती थी, लेकिन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति आज आप देखने बन रही है। तो ये सभी कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा राष्ट्रपति की पद मतलब कि भारत की सबसे ऊंचा पद होता है राष्ट्रपति का। भारत की प्रथम नागरिक मानी जाती है राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू जी इस समय राष्ट्रपति हैं। किसी भी समाज का व्यक्ति जो है की प्रारंभिक पाठशाला परिवार होता है और उसमें माँ का स्थान सर्वोच्च होता है। माँ पहले शिक्षिका होती है, तो इसलिए माँ को शिक्षा अगर मिली है, महिला शिक्षित है, तो उससे कई जो है चीज़ और शिक्षित मतलब कई लोग और शिक्षित होते हैं।
अगला प्रश्न 45 नंबर आप देखिएगा। प्रश्न है, जाति और वर्ग भारत को किस प्रकार एकता के सूत्र में बांधे हुए है। अब जाति एवं वर्ग भारत को किस प्रकार एकता के सूत्र में बांधे हुए है बताएं। कुछ लोग जाति और धर्म मतलब जाति और वर्ग को भारतीय राजनीति में बाधक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारत को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। या कहा जाता है कि भारत में अनेकता में एकता दिखाई देती है। भारत में विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग रहते हैं, लेकिन वे देश की एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। वे गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। अंग्रेजी लेखक रुडोल्फ महोदय का कहना है कि जाति व्यवस्था में जातियों के राष्ट्रीय राजनीतिकरण में सहयोग देकर के परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकीकरण में ढालने का कार्य किया गया है। अपने परिवर्तित रूप में जाति और वर्ग की व्यवस्था ने भारतीय समाज में लोकतंत्र को सफल बनाते हुए समाज के विकास में सहायक हुआ है। देश के अंदर सभी वर्ग अपने को भारतीय नागरिक मानते हैं, भले ही वो अलग अलग जाति के हों। अलग अलग जाति आप देखते हैं, पहले भी जाति व्यवस्था या जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें सभी लोग एक दूसरे पर आधारित थे, डिपेंडेंट थे, एक दूसरे के बिना चलता नहीं था सबका। ठीक है, तो जाति व्यवस्था जहाँ एक तरफ कुछ मामले में बेकार है, उसी तरफ कुछ मामलों में बहुत अच्छी है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था राष्ट्रीयता को बढ़ावा देती है। ठीक है, वो भले ही अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम भारतीय हैं। ठीक है, जब देश की बात आती है तो वो लोग एक हो जाते हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर, लड़कियों ने किस प्रकार सभी क्षेत्रों में पुरुष वर्ग को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। लड़कियां कभी सपना देखा करती थीं, एक समय आएगा जब हम जो है इस पद पर होंगे, ऐसे करके समाज या देश की सेवा करूंगी, लेकिन यह सपना आज हकीकत बन गया है। वे अभी मतलब अब सभी क्षेत्रों में लड़कों को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी हैं। समाज और परिवार काफ़ी पुरुष प्रधान माना जाता था पहले, लेकिन अब महिलाओं की प्रधानता देखी जा रही है। घर की सबसे मतलब कि उम्रदराज महिला ही परिवार की मुखिया हो रही है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय में लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। लड़कियां काफ़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर सभी क्षेत्रों में सफल हो रही हैं। उन्हें अब बुद्धिजीवियों का संरक्षण मिल रहा है। माता पिता तथा परिवार के सदस्य मतलब कि अन्य सदस्य अब लड़के लड़कों में कोई अंतर नहीं देखते हैं। वे दोनों को अपना भविष्य संवारने का समान अवसर अब देने लगे हैं लोग। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सभी को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, सभी को उचित अवसर प्रदान करते हैं हर एक चीज़ करने का। तो अब कोई अंतर लगभग बहुत कम अंतर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक कौन है, स्पष्ट कीजिए। अल्पसंख्यक की बात की जाए तो मतलब जिसकी संख्या कम हो वही अल्पसंख्यक हैं। अब वो भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं, यानी भाषा मान लेते हैं जैसे कि यूपी में कन्नड़ भाषी कम है, तो यूपी में जो कन्नड़ वाले लोग हैं या कन्नड़ भाषा के लोग हैं वो अल्पसंख्यक होंगे। लेकिन अगर कन्नड़ यानी आप चले जाइए तमिलनाडु में और कहें कि वहाँ पर हिंदी बोलने वाले की, तो हिंदी बोलने वाले के लोग वहाँ पर कम हैं, इसीलिए वहाँ पर हिंदी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया अल्पसंख्यकों का। सन 1957 में केरल शिक्षा विधेयक में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया था। अब बात सर्वोच्च न्यायालय के सामने आई। इस पर विचार विमर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि कोई भी समूह जिसकी संख्या 50% से कम है, 50% से अगर कम है तो वह अल्पसंख्यक होगा, लेकिन यह जनसंख्या राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का होना चाहिए। अर्थात जिस समूह की जनसंख्या राज्य में 50% से कम है वह अल्पसंख्यक है। न्यायालय ने केरल सरकार के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि अल्पसंख्यक का निर्धारण किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्यात्मक अल्पसंख्यक तो होते ही हैं, इसके अलावा भाषाई होते हैं, धार्मिक होते हैं और तमाम प्रकार के लोग होते हैं। सामान्य रूप से अल्पसंख्यक को 3 श्रेणी में आप बांट सकते हैं। पहला, धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये लोग भारत में अल्पसंख्यक हैं। अब मुसलमानों को बात हो रही है कि मुसलमान लोग ज़्यादा हो गए तो ये अल्पसंख्यक नहीं है भारत में, लेकिन अभी भी मुस्लिम अल्पसंख्यक में माना जाता है। अल्पसंख्यकों में उनको रखा जाता है और उनको अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो भी प्राप्त होता है। दूसरे अल्पसंख्यक होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। जिस भाषा का प्रयोग करने वाले बहुत कम होते हैं वो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं। तीसरी बात, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक। इस संबंध में संविधान के 16वें भाग में उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से ये अल्पसंख्यक की 3 श्रेणियां मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, 48 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक क्यों माना जाता है कभी कभी। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि संख्या मतलब कि राज्य में जिस समूह की जनसंख्या 50%
से कम है वह अल्पसंख्यक है। राज्य सरकार भी इसको स्वीकार राज्य सरकार द्वारा भी इसको स्वीकार कर लिया गया। लेकिन यह एक विवाद का विषय बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में मुस्लिम बहुसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ उन्हें अल्पसंख्यक क्यों माना जा रहा है, प्रश्न ये उठता है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हिंदुओं की संख्या 20% से भी कम है, तो वहाँ पर क्या हिंदू लोगों को अल्पसंख्यकों जैसी फैसिलिटी देनी चाहिए? ये भी प्रश्न उठता है। बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि वो भी अल्पसंख्यक हैं। अगर 50% आबादी उनकी कम है, 50% से अगर 100 लोग वहाँ पर रहते तो उनमें से लगभग अगर 50% हिंदू नहीं है तो वहाँ पर हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, सिख ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं, तो ऐसे में उनको भी अल्पसंख्यकता का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार हमेशा मौन रही है, और आज यह गंभीर प्रश्न यह है कि अल्पसंख्यक होते हुए भी कुछ समूहों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं प्राप्त है। और कुछ जगहों पर आप देखते हैं मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है या सिख जनसंख्या पंजाब में ज़्यादा, तो वहाँ पर सिख लोगों को क्या बोला जाता है? अल्पसंख्यक नहीं, उनको बहुसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन क्या है, वहाँ पर वो बहुसंख्यक नहीं, वहाँ पर भी अल्पसंख्यक हैं, चूंकि वो पूरे देश की बात हो रही है। तो इस स्थिति में इसका कोई मानदंड अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था 50% से ऊपर, उसी पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर अभी सरकार और जो है सुप्रीम कोर्ट से और आदेश आएगा, मतलब आता है तो उसके बाद में आगे देखते मतलब कि क्या होगा, वो तो आगे डिपेंड करेगा। हालांकि यही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का पैमाना है। समझ गए? अल्पसंख्यक माने कम संख्या में जो हों, बहुसंख्यक माने ज़्यादा संख्या वाले। 49 नंबर प्रश्न है, भाषा में मतलब भारत में भाषा की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, बताएं। भारत में भाषा की समस्या का समाधान कई परिप्रेक्ष्यों में हम कर सकते हैं। जैसे पहली बात, ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों से स्पष्ट हो चुका है कि इस देश की राजभाषा हिंदी ही हो सकती है। अहिंदी भाषी प्रदेशों को इन तथ्यों को स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। दूसरी बात कि हिंदी और अहिंदी भाषी लोगों के बीच में मध्यस्थता उग्रता से करनी चाहिए, मतलब कि उग्रता से बचना चाहिए। उग्रता नहीं आनी चाहिए, बहुत मधुर भाषा में और समझा बुझा करके मामला बैठा देना चाहिए। जो लोग हिंदी बोलना नहीं जानते उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों नहीं बोल पाते और उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कौन सी भाषा अच्छी लगती है, उनमें उनको बोलने का अवसर दिया जाए। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ रचनात्मक कार्य किया जाना चाहिए, इसलिए इससे लिए सरल हिंदी की पुस्तकें लिखी जानी चाहिए। चौथी बात, प्रांतीय शासन एवं सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा में होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी का प्रयोग सीमित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट ना किया जाए। अगली बात, शैक्षणिक परंपरा या शैक्षणिक भ्रमण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय भाषाओं में संपर्क स्थापित करे जाएं। त्रिभाषा सूत्र को पूर्ण निष्ठा से लागू करा जाए। नई शिक्षा नीति में इसकी बात भी करी गई है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भाषा का दुरुपयोग ना किया जाए। तो इस तरीके से ये कई अगर चीज़ पॉइंटों पर अगर हम ध्यान देंगे तो भारत में भाषा की समस्या को हम ख़त्म कर सकते हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दल परिवर्तन के मूल कारण क्या रहे हैं। भारत में दल परिवर्तन के कई कारण देखे गए। पहला, दलों की आंतरिक गुटबंदी कभी कभी हो जाती है, तो इसके कारण से लोग दल बदल लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। प्राय सभी दलों में गुटबंदी देखने को मिल रहा है। यही गुटबंदी दल परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बनी है। जिस गुट की उपेक्षा करी जाती है वह दल परिवर्तन के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी बात, पद का आकर्षण। पद का आकर्षण दल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है, क्योंकि दूसरे पार्टी के लोग बोलेंगे तुमको मैं मंत्री बनाऊंगा आपकी, तो लोग दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं। दल परिवर्तन से मंत्री पद आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो इस तरीके से लोग जो है दूसरे दल में भाग जाते हैं। अगर एक पार्टी में लगातार वो 2-3 जो है पंचवर्षीय में सांसद रहे और उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो दूसरी पार्टी उनको देखेगी कि भाई ये सांसद, उसको अगर बोलेंगे कि मंत्री बनाएंगे, हम इस विभाग का तुमको मंत्री बनाएंगे, तो हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, नेता पट से तुरंत उस पार्टी में चला जाता है। आर्थिक लाभ, दल परिवर्तन का एक कारण है धन। दल परिवर्तन करते समय विधायकों और सांसदों की बिक्री की जाती है, उनको पैसा दिया जाता है, खरीद लिया जाता है। तीसरी व चौथी बात, नैतिकता का अभाव। हमारे देश में राजनीतिक दलों का निर्माण नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि सत्ता प्राप्त करने के लिए होता है। समाजवादी जो पार्टी बना करके अखिलेश यादव बैठे हैं, क्या समाजवादी सभी विचारधाराओं को फॉलो करते हैं? वो सोशलिज्म की जो मापदंड है क्या उन सभी को फॉलो करते हैं? या जो भी पार्टी बनाई गई है जिन मुद्दों को लेकर के, क्या उन विचारों को आगे बढ़ाती हैं, उन पर खरी उतरती हैं? ये प्रश्न चिन्ह है।
अब करती हैं कि नहीं करती है, आप लोग डिसाइड करें। ठीक है। तो हमारे देश में होता क्या है कि केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए विचारधारा को उसमें बीच में लाते हैं, बाकी विचारधारा जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। जब ऐसा लाभ मिलने की संभावना होती है किसी भी पार्टी के नेता को, तुरंत दूसरे दल में भाग जाता है वो, क्योंकि उसका कोई इमोशन जुड़ा नहीं उस पार्टी के साथ। शासक दल का कम बहुमत, जो सत्ता दल मतलब कि जो दल सत्ता में होती है उसे कम बहुमत मिलना दल परिवर्तन का एक कारण होता है। अगर आप सत्ता में हो और आपको दल मतलब कि आपको कम मिला है, आपको बहुमत नहीं मिला है, तो उससे क्या होता है कि आपकी पार्टी में टूट फूट हो जाती है। जैसे 1999 में भाजपा को लोकसभा में कम बहुमत मिला और दल परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बना इसके अलावा दल का नेतृत्व दीर्घकालीन, जब किसी दल का नेता जो है काफी लंबा हो जाता है तो उसके खिलाफ दल परिवर्तन होते हैं। जैसे इस समय कांग्रेस जो है जिस स्थिति से जूझ रही है। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न है, दल परिवर्तन के कारण कब कब भारत में सरकारें प्रभावित हुई हैं। भारत में सबसे बड़ा दल परिवर्तन सन 1969 ईस्वी में देखने को मिला है, जब कांग्रेस का पार्टी का विभाजन हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को साम्यवादी और अन्य छोटे छोटे दलों का समर्थन लेना पड़ा। इसके बाद 1979 में दल परिवर्तन के कारण से सत्ताधारी जनता पार्टी का विभाजन हो गया और लोकसभा के नए चुनाव कराए गए। तो ये भी, इसके अलावा नवंबर 1990 में सत्ताधारी जनता दल का विभाजन हुआ। चंद्रशेखर के नेतृत्व में 64 मतलब कि 54 सांसद अलग होकर के कांग्रेस के सहयोग से सरकार बना लेते हैं। यह सरकार मतलब अधिक दिनों तक नहीं चल सक पाई और 1991 में दोबारा से लोकसभा के नए चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार का गठन किया गया। इसके बाद जनता दल का 2 बार विभाजन हुआ। बाद में वे सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए और पहले राम लखन सिंह यादव के नेतृत्व में और इसके बाद अजीत सिंह के नेतृत्व में दल परिवर्तन हुआ। इस दल परिवर्तन से कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुत बहुमत मिल गया, जिससे वो जो है सरकार बना लेती है। तो इस तरीके से बहुमत ना मिलने पर भी कई प्रकार के लोग दल परिवर्तित करके और सरकार बनाते हैं। दल परिवर्तन के कारण जो है ये भारत सरकार ने लगातार बनाई है और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में दल परिवर्तन के कारण से बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपको ये सब प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए।